वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट असेसमेंट के टॉपिक में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम सीएमए डाटा बोलते हैं। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि सीएमए डाटा बनता है, उसको फाइनेंशियल एनालिसिस भी बोलते हैं, कई जगह फाइनेंशियल एनालिसिस टूल भी बोला जाता है। तो सीएमए डाटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रपोजल का, चाहे आप वर्किंग कैपिटल में काम कर रहे हैं, चाहे आप अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स में काम कर रहे हैं, लैब डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी फाइनेंशियल्स या बैलेंस शीट्स लेते हैं तो वहां पे सीएमए डाटा का प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी प्रपोजल जब भी आप बैंकिंग में काम करेंगे या जब भी कभी भी आप किसी से प्रपोजल डिस्कस करेंगे तो वो सबसे पहले यही बोलेगा कि भाई फाइनेंशियल्स दिखाओ, हम पहले सीएमए डाटा उसके फाइनेंशियल एनालिसिस बना के देखते हैं अपने पास कि उसकी क्या रेशियोज निकल के आ रही हैं, उसका क्या एनालिसिस निकल के क्या आ रहा है, क्या उसका एमपीबीएफ निकल के आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कोई भी क्रेडिट का टास्क सबसे पहले सीएमए डाटा बनाने से ही स्टार्ट होता है। जब भी आपके पास प्रपोजल की फाइल आती है तो सबसे पहला टास्क जो क्रेडिट मैनेजर करता है तो वो सीएमए डाटा प्रिपरेशन का ही करता है। कई जगह पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर्स को भी दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर मैं एकदम से नहीं समझाऊंगा कि बहुत ज्यादा चीजें एक ही दिन में कवर कर दूं। इसको मैं ग्रेजुअली आपको कवर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो कवर करवाने जा रहा हूं वो है हिस्टोरिक डाटा पंचिंग। हिस्टोरिक डाटा पंचिंग, देखिए सीएमए में दो पार्ट्स रहते हैं। एक तो हमने करना होता है कि जो पास्ट के हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो हमारे पास पास्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स मींस जो हमारे पास जो बैलेंस शीट्स हमारी बन चुकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो हमारे बन चुके हैं, साइन हो चुके हैं, ऑडिट हो चुके हैं, जिनकी आईटीआर वगैरह फाइल हो चुकी हैं, या जो अभी प्रोविजनल है बन गए हैं बट आईटीआर उनकी फाइल नहीं हुई या उनका अभी फाइलिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो ये जो हिस्टोरिक डाटा है दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। जैसे अभी हम बैठे हैं अक्टूबर 2022 में, तो 31/3/21 तक का डाटा हो चुका है कंप्लीट। और जिनकी 2020-21 की बैलेंस शीट अभी बनी नहीं है क्योंकि ड्यू डेट्स अभी एक्सटेंड हो गई थी, तो उनकी प्रोविजनल बैलेंस शीट तो रेडी हो ही गई है ऑलमोस्ट सबकी। तो जो पास्ट डाटा की पंचिंग है आज हमने वो सीखनी है। सेकंड पार्ट रहता है प्रोजेक्शंस करने का। प्रोजेक्शंस करना सबसे इंटरेस्टिंग काम है। उसमें क्या रहता है कि हमने जो, जैसे ये अक्टूबर 22 चल रहा है, तो हमने प्रोजेक्ट करना है कि 31/3/2022 में उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से नजर आ रहे होंगे, 31/3/2023 में कैसे नजर आएंगे, 31/3/2024 में कैसे नजर आएंगे। तो वो हमने प्रोजेक्ट करना है, हमने एस्टिमेट लगाना है आगे आने वाले टाइम का। वो एस्टिमेट कैसे लगाते हैं? बेसिस पास्ट डाटा ओनली, बेसिस पास्ट डाटा और जो क्लाइंट से डिस्कशन होती है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो इस तरह से प्रोजेक्शंस का हमने एक अलग पार्ट कवर करेंगे हम लोग। तो अभी जो आज हमने स्टार्ट करना है वो जस्ट है कि सीएमए डाटा प्रिपरेशन में जो हिस्टोरिक डाटा पंचिंग है उसमें आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को, अकाउंट को कैसे पंच करना है किसी भी सीएमए डाटा के अंदर, पहले हम आज वो सीखने वाले हैं। तो सीएमए डाटा शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि सीएमए डाटा की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है किसके लिए? क्रेडिट की। क्रेडिट मींस जो हम फाइनेंस कर रहे हैं, जो हम लोन दे रहे हैं, जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटरिंग मींस एनालिसिस, जजमेंट, कुछ भी बोल लीजिए। एनालिसिस जजमेंट करने के लिए कि भाई क्लाइंट का बिजनेस क्या पिक्चर दिखा रहा है हमको, उसको यूज करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसको सीएमए डाटा बोलते हैं। कई जगह पे इसको फाइनेंशियल एनालिसिस टूल भी बोला जाता है। तो इस तरह से अलग अलग इसके नाम भी हो सकते हैं बट मोटिव उसका सेम है। तो देखिए पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखिए कि सीएमए डाटा के अंदर, मैं तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट वाइज तो आपको सिखा दूंगा कि क्या चीज है सीएमए डाटा, कैसे पंचिंग होती है, वो तो मैं सिखा दूंगा। बट आपको कुछ और चीजें याद रखनी है ताकि जब ये लेक्चर्स खत्म भी हो जाएं तो जब जब आप लोग काम करना शुरू करो उसके ऊपर, तो आपको दिक्कत ना आए, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के चले। सबसे पहले एक चीज आपको गांठ बांध के रखनी है कि आपकी जो सीएमए डाटा बनाने की एक्यूरेसी है, कि आप कितनी एक्यूरेसी से सीएमए डाटा बना रहे हैं, वो बढ़ती चली जाएगी एज एंड मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस। जितना आप सीएमए डाटा बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस शीट ला ला के उसके अंदर पंच करके देखेंगे,
तो आपको अपनी एक्यूरेसी का पता लग जाएगा कि भाई मैं एक्यूरेसी कहां तक पहुंच रहा हूं, और जैसे जैसे मोर पंचिंग करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आज भी अगर आफ्टर 7 years ऑफ करियर में कोई सीएमए डाटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगता हूं, पंच करने लगता हूं, तो आज भी मेरे को सोचना पड़ता है। तो आज भी मैंने चाहे 1000 बैलेंस शीट्स पंच कर दी हूं आज तक, बट टुडे, इवन टुडे, कोई बैलेंस शीट मेरे पास या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे पास आता है तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये डाटा कहां पे पंच होएगा, क्योंकि अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है उसके ऊपर, क्योंकि हर एक क्लाइंट का बिजनेस अलग तरीका क्या है, हर एक क्लाइंट की फाइनेंशियल हालत, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अलग तरीके की हैपन हो रही है, तो जजमेंट लगानी पड़ती है। सेकंड पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बिजनेस डिटेल्स हैं, बिफोर पंचिंग आपको पता हो, भाई आपको पता हो कि क्लाइंट क्या बिजनेस कर रहा है। आपको सीएमए डाटा बनाना है, आपको उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है उसके सीएमए डाटा के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट क्या बिजनेस कर रहा है, बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, किस नेचर का बिजनेस कर रहा है। अगर आप उसके नेचर को, बिजनेस को समझ लेंगे तो तभी आपकी एक्यूरेसी और बेटर होगी पंचिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने आप को फ्री स्पिरिट रखना है। फ्री स्पिरिट का क्या मतलब है? ओपन माइंड रखना है अपने आप को, आपको अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है। ओपन माइंडेड से क्या मतलब है? देखिए, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी, और भी हमारी फाइनेंशियल बॉडीज ने बहुत तरह के रूल्स बताए हुए हैं कि ये डबल एंट्री रूल इस तरह से है, ये चीज यहाँ पे आनी है, ये चीज नॉन ऑपरेटिंग आनी है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। बहुत तरह की चीजों का रूल्स मेथड्स बनाए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो सीएस हैं, क्लाइंट्स की जो बैलेंस शीट्स बनाते हैं, या जो अकाउंटेंट्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे देते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग खर्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, बेसिक रूल वो फॉलो करते हैं, बट वो जरूरी नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट हो। वो कई चीजों को ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं, वो उनकी अपनी थॉट प्रोसेस है। सीएमए डाटा का सबसे मजेदार पॉइंट यही है कि आप फ्री स्पिरिट है इसके अंदर, मतलब यू आर फ्री टू चूज। आप फ्री टू चूज हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी मर्जी है कि आप कौन से खर्चे को डायरेक्ट खर्चा मानना चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन से खर्चे को इनडायरेक्ट खर्चा मानना चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि आप कौन सी इनकम को ऑपरेटिंग इनकम मानना चाहते हैं, आपकी मर्जी है कि कौन सी इनकम को नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानना चाहते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा आपको साथ साथ में, अभी उसकी चिंता मत कीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल्स के प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया है, तो हो सकता है कि आपको वो ग्रॉस प्रॉफिट गलत लगे। आपको लगे कि नहीं भाई, एक ये ग्रॉस प्रॉफिट तो 8 लाख का ही होना चाहिए, एक खर्चा जो इसने ऊपर नहीं डाला, नीचे डाला है, मैं तो उसको ऊपर ही क्लासीफाई करूंगा। तो आप क्लासीफाई कीजिए, क्योंकि सीए तो, या सीए हो गया या कोई भी अकाउंटेंट हो गया, वो तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको इस हिसाब से बना के भी दे सकते हैं कि भाई आपको बहुत ही बढ़िया लगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वो, उनको तो पता है कि आप क्लाइंट को लोन लेना है, तो ठीक है, कल को क्लाइंट के फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी भी बैंक को अच्छे लगने चाहिए, वो तो उसी तरह से आपको बना के दिखा देंगे कि ये देखो भाई इतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट है, और पता लगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे थे वो उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं करे हुए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो सीएमए डाटा इसी वजह से बनाते हैं। सीएमए डाटा में आप फ्री हो जाते हैं कि आप अपनी अपनी जजमेंट से, अपने लॉजिक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की पोजीशन कैलकुलेट करते हैं। फ्री स्पिरिट है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसने किस चीज को कहां पे डाला है, राइट। तो बट आपको अपनी कंपनी की, जिस जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, जो भी बैंक है एनबीएफसी के लिए, उसकी पॉलिसीज को जरूर में ध्यान में रखना है कि कई बार किसी कंपनी की पॉलिसी हो जाती है कि भाई ये खर्चा या ये इनकम यहीं पे दिखानी है, तो वो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। या कई बार कोई ट्रेंड बना होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई इस खर्चे को तो हम यहीं पे दिखाते हैं, तो वो एक बार चेक कर लीजिए अपने सीनियर से कि वो वही वहां पे कुछ डिफरेंट तरीके से तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो फिर आप अपने कल्चर के हिसाब से फॉलो कीजिए उस चीज को, राइट। तो उसके बाद आपको जो सीएमए डाटा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। एक तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पंचिंग रहती है, शीट रहती है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पंच होता है। एक शीट रहती है जिसके अंदर बैलेंस शीट पंच होती है, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब ये दोनों पंच हो जाते हैं तो ये सब निकल के आता है, फाइनेंशियल करक्स निकल के आता है, एमपीबीएफ जो मैंने आपको इतने बड़े लेक्चर्स में समझाया था वो अपने आप कंप्यूट होके आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बन के आती हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बन के आती हैं, या कोई और समरी जिस तरह भी सीएमए डाटा की रही हो, वो सब चीजें बन के आती रहती हैं इसके अंदर। ठीक है जी। तो
अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सीएमए डाटा का काम। देखिए ये एक सीएमए डाटा है मेरे पास, ये एक सीएमए डाटा का फॉर्मेट है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये तो फॉर्म 1 बेसिक डिटेल्स का है, ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जो फॉर्म 2 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मींस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पंच होना है। ये लाइबिलिटी स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे बैलेंस शीट पंच होनी है। तो ये आगे उनके जैसे एमपीबीएफ आ गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट आ गया, रेशियो एनालिसिस आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहती हैं। बट जो चीजें यूज में आती हैं वो होती है कि आपको जहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपकी बैलेंस शीट पंच होती है वो चीज, आपका एमपीबीएफ वाली शीट, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली शीट, आपकी समरी और रेशियो एनालिसिस वाली शीट, ये सारी चीजें ही आपके काम आती हैं। बाकी चीजें ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हो गया, कंपैरिजन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज, ये प्रैक्टिकली इतना यूज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती नहीं है। तो ये सीएमए डाटा का फॉर्मेट जस्ट मैंने गूगल चेक से ही डाउनलोड किया है। गूगल चेक जो गूगल में मैंने सर्च किया था सीएमए डाटा फॉर्मेट, उसमें जो फर्स्ट लिंक मिला वहीं से मैंने उठा के इसको डाउनलोड कर लिया सीएमए डाटा को। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये सीएमए डाटा मैंने कहाँ से उठाया, ठीक है। तो जस्ट मेरे को बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करनी है कि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले इस चीज को गो थ्रू कर लेते हैं सीएमए डाटा की, फिर मैं आपको सैंपल एक दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके सामने पंच करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। तो देखिए जैसे ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट होगी, इसके अंदर ये नेम आ गया फर्म का कि भाई कौन सी फर्म का हम डाटा पंच कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है कि एक्चुअल एज पर ऑडिटेड अकाउंट्स, इसमें आगे की ऑडिटेड रिजल्ट्स क्या हैं 31/3/19 के, 31/3/20 के। नॉर्मली 3 साल का डाटा पंच होता है पास्ट डाटा, तो उसमें जैसे अभी जो हमारा चल रहा है कि 2 साल के ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं, 31/3/19 का ऑडिटेड रिजल्ट और 31/3/20 का, और लास्ट ईयर जो खत्म हुआ है उसका प्रोविजनल रिजल्ट्स। अगर किसी ने इसका भी ऑडिट करवा लिया है तो यहाँ पे आप ऑडिटेड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट ईयर का प्रोविजनल रिजल्ट मैंने ऊपर हेडिंग बना दिया, ये फ्रीलांस है, देखिए यहाँ पे आप हेडिंग अपने आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑडिटेड भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे प्रोविजनल है मेरे पास 31/3/21 के फॉर एग्जाम्पल, तो वो पंच हो जाएंगे यहाँ पे। अगर प्रोविजनल नहीं है, अभी प्रोविजनल भी नहीं बने, तो यहाँ पे आप 31/3/18, 31/3/19, 31/3/20, फिर ये 3 साल यहाँ पे पंच कर दीजिए, क्योंकि 3 साल पिछले डाटा के आपको पंच करने ही पड़ेंगे। अगर 31/3/21 के प्रोविजनल भी अवेलेबल नहीं है तो 31/3/18 पंच होएगा, 31/3/19 पंच होएगा और 31/3/20 पंच होएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस हम 2-3 लेक्चर्स के बाद ऑब्वियसली बनाना शुरू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज, आपको मजा भी बहुत आएगा प्रोजेक्शंस करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि यहाँ पे कौन कौन से साल हम पंच करने हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने फाइनेंशियल्स उठाने हैं और उसके अकॉर्डिंग पंचिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद ये डिटेल्स देखिए, सीएमए हर एक कंपनी का आपको वेरी करेगा। आप कहीं कोटक में जाएंगे, आईसीआईसीआई में जाएंगे, एचडीएफसी में जाएंगे, इंडसइंड में जाएंगे, किसी भी और बैंक में जाएंगे, हर एक का अपना अपना एक फॉर्मेट बना होगा सीएमए डाटा का। बट आपको अगर कोर थीम पता है, कोर लॉजिक्स पता है, तो आपकी एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट ही रहेगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन के लोकल कल्चर का वो आप ट्रेंड वहां पे जाके समझ जाएंगे, 1-2 महीने काम करके, 3 महीने काम करके, तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये क्वांटिटी वाइज डिटेल मांगी हुई है कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितनी हुई है, सेल्स की क्वांटिटीज कितनी हुई है, कोई स्क्रैप्स है उसकी क्वांटिटी कितनी है। ये देखिए ये डिटेल्स हर एक क्लाइंट की अवेलेबल नहीं होती, एमएसएमई में तो खास करके ये अवेलेबल ही नहीं होती ये डिटेल। तो अवेलेबल नहीं डिटेल है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, क्या कर सकते हैं, नहीं है अवेलेबल तो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है कि डाटा पंचिंग का। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है सेल्स। अब सेल्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, सेल्स के बारे में उन्होंने बोला है सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स, यानी कि जो सेल्स रिटर्न्स हुई हैं उसको माइनस करके आपको सेल्स बतानी है, उसको माइनस करके सेल्स बतानी है। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है, जो सेल्स हैं, सेल्स हैं, एक तो ये नेट ऑफ रिटर्न्स दिखानी है, नेट ऑफ रिटर्न्स दिखानी है। दूसरा जो आपकी सेल्स है, वो आपकी सेल्स है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 100 रुपए का माल बेचा, अगर आपने किसी को 100 रुपए का माल बेचा, प्राइस जो 100 रुपए था उसके अंदर आपने 18% जीएसटी लगा दिया, तो आपने टोटल बिल बनाया 118 रुपए का। तो अगर आपकी सेल्स बुक्स में 118 रुपए आ रही है तो ये फिगर यहाँ पे आप, तो यहाँ पे आप 118 रुपए नहीं डालेंगे, 118 रुपए नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 18 रुपए जीएसटी भी इंक्लूडेड है, जो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना होता है।
ये कोई सेल्स थोड़ी होती है जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को दे देते हैं। आपकी सेल्स तो 100 रुपए की ही है, ठीक है। तो आपकी सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स होनी चाहिए और एक्सक्लूडिंग टैक्सेस होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए 118 रुपए दिखा दिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 118 रुपए दिखा दिए, अगर आपको आपके क्लाइंट की बैलेंस शीट्स में ये पता लगता है कि उसने जो सेल्स हैं वो इंक्लूडिंग टैक्सेस दिखाई हुई है, या आपकी एक ऑडिटर भी ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो की है, सेल्स इंक्लूडिंग टैक्सेस दिखाई है या एक्सक्लूडिंग टैक्सेस दिखाई है। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्सेस है तो यहाँ पे आपको जहाँ पे ये एक्साइज ड्यूटी लिखा है, एक्साइज ड्यूटी तो आजकल लगती नहीं है, तो ये एक तरह से टैक्सेस माइनस करने के लिए ही प्रोविजन है। तो यहाँ पे आप 18 रुपए अपना टैक्स का अमाउंट डाल दीजिए ताकि आपकी जो नेट सेल्स है वो 100 रुपीज ही बन के निकल के आए। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है कि सेल्स इस तरह से प्रेजेंट करनी है आपको। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम। उसके बाद आ जाती है हमारी ऑपरेटिंग इनकम। भाई ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेटिंग इनकम, रेकरिंग नेचर इनकम, रेकरिंग नेचर इनकम और इनकम इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस, इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस। देखिए या तो इनकम रेकरिंग नेचर की हो, आपने 3 साल के फाइनेंशियल्स उठाए हैं, 3 साल के बैलेंस शीट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाए हैं और तीनों साल में वो सेम इनकम आ रही है, रेगुलरली आ रही है वो इनकम, ठीक है, तो आप उसको ऑपरेटिंग इनकम मान सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी वो इनकम जो है वो इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में उस तरह की साइड बाय साइड इनकम होना आम बात है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आयरन का काम कर रहे हैं, आयरन के साथ रिलेटेड आयरन की कास्टिंग का या फोर्जिंग का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रैप जो होती है वो साइड में निकलती ही है। आयरन वाले काम में स्क्रैप आपके मेन प्रोडक्ट के साथ निकलती है और स्क्रैप को आप सेल भी करते हैं, वो स्क्रैप बिक भी जाती है मार्केट के अंदर। तो ये जो ये स्क्रैप सेल है दैट इज इंसिडेंटल टू योर मेन बिजनेस, तो हैंस ये आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग इनकम में दिखा सकते हैं, आप इसको ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट मान सकते हैं, राइट। अब देखिए कई बार रेकरिंग नेचर ऑफ इनकम में बहुत डिबेटेबल पॉइंट आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को उसकी उसके सेविंग अकाउंट पे या उसकी एफडी पे, बिजनेस की एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा है, मैं इसको रेकरिंग नेचर को ना एंड वर्ड लगा देता हूँ साथ में, कि जो रेकरिंग नेचर बिजनेस है वो रेकरिंग नेचर के साथ साथ वो मेन बिजनेस का पार्ट भी होनी चाहिए। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो देखिए ये कोई ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं, ठीक है, ये कोई इनकम जो है आपके बिजनेस रन करने से तो हुई नहीं। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, जो आपके बिजनेस रन करने पे नॉर्मल कोर्स में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रन करते टाइम आपको जो इनकम हो जाती है उसको ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आपके सप्लायर्स ने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तो आपका फायदा हो गया ना। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो एक तरह से ऑपरेटिंग इनकम ही है कि भाई आपकी मेन बिजनेस का पार्ट है ये, आपके मेन बिजनेस का पार्ट है, आपने बिजनेस किया तो आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ठीक है, इस ये चाहे एक साल ही आया हो, जरूरी नहीं है कि ये हर साल ही आ रहा हो, किसी सिंगल ईयर भी आ सकता है। तो आप इसको रेकरिंग नेचर ऑफ, ये रेकरिंग नेचर की जरूरत तो नहीं है, तो आप इसको इनकम इनकम इंसिडेंटल टू मेन बिजनेस भी मान सकते हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन एफडी है, ये इंटरेस्ट ऑन एफडी कोई बिजनेस रन करने से तो नहीं आया, बिजनेस रन करने से तो नहीं मिलता है, ये तो एफडी पड़ी थी आपको उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है। तो ये चाहे हर तीनों साल आ रही हो, ऑल द 3 ईयर से आ रही हो, तो आप इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लीजिए, तो आप इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम मान लीजिए, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है कि कौन सी इनकम या खर्चे जो हैं वो बिजनेस, ऑपरेटिंग इनकम कवर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल, कौन से खर्चे ऐसे हैं, कौन सी इनकम्स ऐसी हैं जो मेन बिजनेस के कारण हमको जनरेट होती हैं, जो इंसिडेंटल टू पार्ट ऑफ द बिजनेस ही हैं, तो उनको आप ऑपरेटिंग नेचर ऑफ इनकम मान लीजिए। अब बाकी अदरवाइज जो भी खर्चे आपको इनकम जो आपको नहीं लग रहे उनको नॉन ऑपरेटिंग में क्लासिफाई कर दीजिए, ठीक है। और सेकंड चीज का आपको एक ध्यान रखना है, और सीएमए डाटा बनाते टाइम, जैसे ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखाए, तो मैं एक चौथा पॉइंट ऐड कर रहा हूं। If you are not able to understand anything,
देन फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर सीएमए डाटा बनाते टाइम आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कि बहुत ही यूनिक चीज है, आपने कभी देखी नहीं है, वो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ पे डालनी है, वो ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कीजिए। कंजर्वेटिव मतलब डरने वाली अप्रोच फॉलो कीजिए, डरने वाली अप्रोच फॉलो कीजिए। आप ये फॉलो कीजिए कि बस कुछ गलत काम ना हो जाए। ऑपरेटिंग इनकम दिखाने से आपकी बिजनेस बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होएगा, और अगर आप डर के बनाएंगे तो आपका बिजनेस नेगेटिवली प्रोजेक्ट होएगा। तो आप डर जाइए, वो बेटर है, रेदर देन आप अपनी मैनेजमेंट को ये दिखा दें कि अच्छा ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, इतनी अच्छी बैलेंस शीट है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे अच्छा तो डर जाइए, डर जाना बेटर है। नई इनकम समझ में आ रही तो उसको नॉन ऑपरेटिंग में क्लासीफाई कर दीजिए एक बार। नई खर्चा समझ में आ रहा है कुछ, या कोई नई इनकम समझ में आ रही है तो उसको नॉन ऑपरेटिंग में डाल दीजिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग में डाल दीजिए, बाद में क्लाइंट से डिस्कस कीजिए, समझिए, अगर आपको समझ में आता है तो उसको ऑपरेटिंग में क्लासीफाई कर दीजिए, नहीं तो नॉन ऑपरेटिंग में रहने दीजिए। तो आप तो सेफ है ना। एटलीस्ट अगर आपने ऑपरेटिंग में क्लासीफाई कर दिया तो आप ये तो नहीं दिखाएंगे ना कि क्लाइंट के तो बिजनेस ऑपरेशंस के प्रॉफिट ही इतने ज्यादा है, राइट। तो आप उसको डरने वाली अप्रोच रखिए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप सबसे जो वर्स जिससे आपका सीएमए डाटा बनेगा, जिससे रिजल्ट बनेगा, आप उसमें उस चीज को क्लासीफाई कीजिए, चाहे वो आपकी बैलेंस शीट ही क्यों ना हो। बैलेंस शीट में भी कोई डाटा पंच करते टाइम अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरा सीएमए, ये चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही कि इसको कहाँ पे डालना है, पर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो इससे मेरे सीएमए के रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से खराब प्रोजेक्ट होंगे, तो आप उसी में ही डालिए। कोई बात नहीं, खराब प्रोजेक्ट कीजिए, एक बार खराब प्रोजेक्ट कीजिए। जब आप क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे, अपने सीनियर से, सुपरवाइजर से डिस्कस कर लेंगे, अगर आप सबको समझ में आता होएगा तो फिर आप उसको सही वाली जगह पे डाल देना। एक बार पर अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपनी स्किन सेफ रखने के लिए आप उसको डरने वाली जगह पे डालिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी मैं एक डाटा पंचिंग स्टार्ट करता हूं आपकी एक समझाने के लिए। अब देखिए मेरे पास एक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आप आई होप आपको ये विजिबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से। तो मैंने इसके फर्म की डिटेल्स वगैरह, उसका ईयर वगैरह हाइड कर दिया है। तो जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए स्टार्ट करता हूँ कि ये कैसे शुरू करना है हमने। चलो देखिए, ये देखिए सेल्स दिखा रखी है उसने 419,550 रुपए की। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, परचेजिंग है, और परचेज रिटर्न भी लेस करी हुई है इसके अंदर। आप देखेंगे कि इसमें फ्रेट इनवर्ड है, फैक्ट्री लाइटिंग है, कोल गैस पावर है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और उसके अलावा बाकी के सारे खर्चे इसके अंदर आ रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो इसके अंदर बाकी का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है एंड में। तो इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ डाटा पंचिंग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज है इसके अंदर। तो देखिए अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज देख के समझ में आ गई होगी, आई होप आपको इतनी अकाउंटिंग की अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक ट्रेडिंग फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का है। देखिए ट्रेडिंग एंटिटी में कभी भी फैक्ट्री के, लाइटिंग के, कोल गैस पावर के खर्चे नहीं होते। तो ये किसी ना किसी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आई होप आपको ये चीज देखनी और समझनी आती है। तो चलिए ये एक बार इसकी पंचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स क्या है। देखिए अब हमारा जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे पूछी हुई है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स, दो चीजें पूछी हुई हैं हमसे। देखिए आपके सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। आपको देखिए, आपको यहाँ से तो पता नहीं लग रहा कि भाई उसकी डोमेस्टिक सेल्स हैं या एक्सपोर्ट सेल्स हैं। तो तभी मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा बहुत बिजनेस मॉडल उस क्लाइंट का पता होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस, मान लीजिए उसने बिजनेस मॉडल में आपको ये बता दिया कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ और डोमेस्टिक भी करता हूँ, और उसने आपको ये सेल्स ये वाली बना के दे दी, ठीक है, उसमें बताया ही नहीं कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स क्या है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको एक बार उसको आपको एक बार उसको डोमेस्टिक में पंच कर देना है। आपको उसको डोमेस्टिक में पंच कर देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पंच कर रहा हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन इसको रुपीज इन लैक्स में पंच करती हैं, कई एब्सोल्यूट अमाउंट में पंच करती हैं, कई करोड़ में करती हैं। तो जैसे आपकी कंपनी की पॉलिसी है आप उसके हिसाब से पंच कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए एब्सोल्यूट अमाउंट में पंच कर रहा हूँ। देखिए सेल्स, मैंने ये ऑलरेडी नेट ऑफ रिटर्न्स है, सेल्स 419,550 की। यहाँ पे भी नेट ऑफ रिटर्न्स मांगी हुई थी तो मैंने यहाँ पे पंच कर दी। यहाँ पे कोई टैक्सेस की डिटेल्स नहीं आ रही तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारी फिगर जीरो रहेगी टैक्सेस की। तो सेल्स यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि कोई और ऑपरेटिंग इनकम है सेल्स के अलावा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनकम, ये सारी इनकम वाली साइड है, तो इनकम वाली साइड पे और कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है सेल्स के अलावा। तो हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे कोई एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स कमाता है, कोई कमीशन कमाता है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक कमाता है, कोई
अदर ऑपरेटिंग इनकम तो मतलब सारा जहां डाल दो, जो भी ऑपरेटिंग इनकम, अदर डिस्काउंट रिसीव्ड है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड का स्पेसिफिक हेड नहीं है यहाँ पे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप अदर ऑपरेटिंग इनकम में डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड लिखने की ऑप्शन है तो यहाँ पे डाल के लिख के यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालने के यहाँ पे आप डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि सेल्स की बाइफर्केशन आपके पास नहीं है, तो अगर क्लाइंट एक्सपोर्ट कर रहा है तो आप क्लाइंट से हर एक साल की बाइफर्केशन मांगिए कि सर मेरे को अपना सीएमए डाटा एक्यूरेट बनाना है, तो आप मेरे को सेल्स की बाइफर्केशन दीजिए कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल्स कितनी कितनी है आपकी। देखिए, आपके फाइनेंशियल एनालिसिस जब आप शुरू करते हैं तो अब आपके पास ये डिटेल नहीं होती, आपके पास ये डिटेल बिगिनिंग में नहीं होती, तो इस वजह से आप उसको डोमेस्टिक में डाल के स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो आपकी फाइनेंशियल रेशियोज या फाइनेंशियल क्रक्स जो निकल के आने वाला है, वो आपकी इस पे ऊपर निकल के आने वाला है कि टोटल ग्रॉस इनकम पे, इसमें वो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेगा कि आपका क्या रेशियोज बन बैठ रही है। तो ठीक है, तो ये बाइफर्केशन तो आपकी नॉलेज के लिए, सीएमए डाटा की बेटर प्रेजेंटेशन के लिए रहती है। तो उसके उसके कारण आपके फाइनेंशियल एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटलिटी में तो ये इनकम इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स डाल दी, तो अदर ऑपरेटिंग इनकम में हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं है। वैसे तो इसका एक्सपोर्ट होता तो कोई ना कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, यहाँ पे वो भी नहीं है, कोई डिस्काउंट शिफ्ट भी नहीं है, कोई एनी अदर ऑपरेटिंग इनकम हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रही है जिसको हम यहाँ पे क्लासीफाई करें। राइट, तो जैसे आपको एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद अपने मन में सोचिए। मैंने आपको एक लेक्चर समझाया था कि जिसमें एक्सपोर्ट वाले जो बंदे होते हैं उनको जो MEIS लाइसेंस मिलता है, जो RODTEP स्कीम में कन्वर्ट हो गया है, वो लाइसेंस मिलता है, तो वो लाइसेंस की सेल्स परचेस भी करते हैं। तो क्या वो ऑपरेटिंग नेचर ऑफ इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग नेचर ऑफ इनकम है? आप खुद सोचिए। मैं उसको ऑपरेटिंग नेचर ऑफ इनकम मानता हूँ, रीजन भी क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, एक्सपोर्ट करने पे आपको वो इनकम जनरेट होती है। राइट, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इनकम साइड तो खत्म हो गई। इनकम साइड कौन सी? ऑपरेटिंग इनकम वाली साइड खत्म हो गई। अभी हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं डाली कहीं पे भी। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम वाली साइड यहाँ पे खत्म हो गई। ऑपरेटिंग इनकम और कोई मेरे को नजर यहाँ पे नहीं आ रही। अब हम शुरू करते हैं अपने खर्चों के ऊपर। अब हम खर्चों के ऊपर शुरू करते हैं। अब देखिए, उन्होंने खर्चे में मांगा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या कुछ भी लगा लो, तो आप अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट बताइए। ठीक है, तो अगर आपका ट्रेडिंग नेचर का भी बिजनेस हो तो तब भी आपको अपने परचेजिंग की कॉस्ट यहीं पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको परचेजिंग की कॉस्ट आपको यहीं पे डालनी पड़ेगी, आपके पास अदरवाइज कहीं डालने के लिए अलग से ऑप्शन नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्टेड कितना है और इंडिजिनियस कितना है। देखिए, इंपोर्टेड तो आपको समझते हैं, इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक। वो पूछ रहे हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है, जो आपने बाय किया है रॉ मटेरियल, उसमें से इंपोर्ट वाला कितना है और डोमेस्टिक जो आपने बाय किया है वो कितना है। देखिए, वो बाइफर्केशन अगर आपके पास अवेलेबल है देन फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है बट आपका क्लाइंट पता है कि इंपोर्ट भी करता है, तो आप अपने क्लाइंट से कृपया करके उस इन्फॉर्मेशन को मांगिए। ये क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन मांगिए और उसको यहाँ पे डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन को। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको इंडिजिनियस में डाल देता हूँ फॉर सेफर साइड। इंडिजिनियस मतलब डोमेस्टिक। इंडिजिनियस को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। तो हमारा डोमेस्टिक कितना है यहाँ पे? 2,41,100 रुपए। मैं इसको डाल देता हूँ 2,41,100 रुपए कि भाई इतना मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है। राइट, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में कोई और कंज्यूमेबल आइटम्स लगी हैं। और कंज्यूमेबल आइटम्स मतलब कुछ स्पेयर पार्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं, काम बनाते टाइम कुछ डाइस बोल्ट्स वगैरह कंज्यूम हो जाते हैं, या कोई और केमिकल कंज्यूम हो जाते हैं बनाते टाइम जो मेन रॉ मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जांपल कोई टी शर्ट की बात करें, तो टी शर्ट में रॉ मटेरियल सबसे बड़ा कौन सा है? कपड़ा। तो उसके बाद बटन लगे होते हैं या कुछ और लगे होते हैं, वो अदर आइटम्स होती है। या कोई नीडल्स हमने चीज यूज की है, नीडल्स उसको सिलाई करने के लिए नीडल्स यूज की हैं, वो कंज्यूमेबल आइटम है, वो एक बार लग गई उसके बाद खत्म हो गई। कंज्यूमेबल आइटम्स वो होती हैं जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देती। बटन में गलत एग्जांपल ले गया था। कंज्यूमेबल आइटम्स वो होती हैं जो नॉर्मली जो आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट में दिखाई नहीं दे रही, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो यूज हुई है, उसका खर्चा यूज हुआ है, वो कंज्यूमेबल आइटम्स होती है। जैसे कि अगर टी शर्ट बनानी है तो आपने सुइयों का इस्तेमाल तो किया ही होगा ना, तो उसको करने के लिए, तो वो चीज आपकी कंज्यूमेबल आइटम आ गई। तो वो भी अगर आपने कोई इंपोर्ट की है या अपने डोमेस्टिक खरीदी अगर कोई है, तो वहां पे आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे कंज्यूमेबल का कोई भी हेड यहाँ पे अपने को नजर नहीं आ रहा, तो कंज्यूमेबल आइटम यहाँ पे नहीं है।
उसके बाद आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद अपने पास आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपका मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे प्राइमरली खर्च होते हैं, अगर जिनके बिना आपका प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, जिनके बिना आपका प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, आपका काम, आपका फिनिश प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, आपका आपका बिजनेस नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट खर्चे होते हैं। देखिए ये कंज्यूमेबल वाला खर्चा ट्रेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस में तो होएगा नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में पावर एंड फ्यूल का जो खर्चा है नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में होता है। तो देखिए पहले हेडवाइज देखते हैं, क्या हमारे केस में पावर एंड फ्यूल का कोई खर्चा है। देखिए फैक्ट्री लाइटिंग 5100 रुपीज, तो क्या ये एक पावर एंड फ्यूल के साथ रिलेटेड खर्चा है? जी बिल्कुल, ये पावर एंड फ्यूल के साथ रिलेटेड ही खर्चा है। उसके बाद हम देखते हैं कोल गैस एंड पावर, क्या ये पावर और उसके साथ पावर एंड फ्यूल के साथ रिलेटेड खर्चा है? बिल्कुल, कोल भी एक तरह का फ्यूल ही है जो हमने हीटिंग के लिए यूज करते हैं, तो गैस भी एक तरह का फ्यूल ही है जो हीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो जी हाँ, ये दोनों खर्चे जो हैं 5100 प्लस 1800 ये हमारे पावर एंड फ्यूल में ही आते हैं। 5100 प्लस 1800, ठीक है। तो आप जब भी सीएमए डाटा पंच करें तो इसी तरह से पंच करें, सिंगल सिंगल खर्चे को यहाँ पे लिख के। कल को जब आप दोबारा इस चीज को चेक करने लगते हैं ना, तो आपको आसानी रहती है कि मैंने ये पावर एंड फ्यूल 6900 कैसे बनाया। अगर यहाँ पे मैं 6900 डायरेक्ट डाल दूं तो कल को आप सोचते रह जाएंगे यार 6900 में मैंने क्या ऐड किया था, ये 6900 कैसे बना। तो अगर आप ऐसे डालेंगे 5100 प्लस 1800 तो आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, और साथ में आपको यहाँ पे नजर भी आता रहेगा कि मैंने यहाँ पे क्या क्या आइटम्स ऐड करके इसको बनाया है, तो आपको आसानी रहती है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि और डायरेक्ट खर्चा कौन सा है। देखिए डायरेक्ट लेबर एंड वेजेस, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं उसमें लेबर का खर्चा होता है, तो ये सॉरी टू से ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे को कोई डायरेक्ट खर्चा नजर नहीं आ रहा लेबर का। आइडली होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए, पर ये मैंने जहां से भी डाउनलोड किया है वहां पे ये खर्चा नहीं डाला हुआ। तो खैर ये एक वैसे क्वेश्चनेबल पॉइंट भी है आपके लिए, ये एक क्वेश्चनेबल पॉइंट भी है ऑब्वियसली आपके लिए। कल को अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम आपको ये पता लगता है कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, पर ये खर्चा तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना ही चाहिए था, पर वो खर्चा दिख ही नहीं रहा कहीं पे भी, तो फिर ये फिशी साउंड करती है चीज, स्ट्रेंज साउंड करती है चीज। तो आपकी ऑब्जर्वेशन का एक क्वेरी का पार्ट बन गया जो आपको क्लाइंट से डिस्कस करना है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कि बैलेंस शीट गलत बना के दी हुई है और कोई खर्चे प्रेजेंट ही नहीं किए हुए और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिया हुआ है, ये क्वेरी का पार्ट भी बनता है आपका। उसके बाद कोई जॉब वर्क चार्जेस क्या होते हैं कि अगर क्लाइंट पार्ट ऑफ द बिजनेस कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल उसने सफेद कपड़ा लिया हमारे क्लाइंट ने, उसको बाहर से डाई करवा लिया, किसी थर्ड पार्टी से को बोल दिया कि इसको लाल रंग करके मुझे दे दो, मुझे लाल रंग की शर्ट बनानी है। तो वो लाल रंग बनाने के लिए उसने किसी बंदे को दे दिया, उसने लाल रंग करके उस कपड़े को अपने को वापस भेज दिया। तो इसको बोलते हैं जॉब वर्क, कि हमने किसी दूसरे बंदे की सहायता ली, किसी थर्ड पार्टी की, उस प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है अपने पास करने के लिए। तो कोई ऐसे चार्जेस आपको नजर आते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखिए मशीनरी प्रोडक्शन के लिए यूज होती है, कोई मशीनरी के साथ रिलेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो आप वहां पे डाल दीजिए। तो अब आप कहेंगे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो सर यहाँ पे नजर नहीं आ रही, यही मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि आप फ्री स्पिरिट रहिए, फ्री स्पिरिट रहिए। नीचे भी चेक कीजिए, नीचे भी चेक कीजिए कि कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको कोई नजर तो नहीं आ रही। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने केस में नहीं है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कोई मशीनरी की नजर तो नहीं आ रही, अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिए। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट टैली नहीं होएगा, इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपने लॉजिक के हिसाब से चलिए। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, पैकेजिंग एक्सपेंसेस मतलब वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग में जो जिसके बिना प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। नॉर्मली ये उस प्रोडक्ट के लिए होते हैं जैसे जो अपना जो जो हो जिनकी लाइफ स्पैन कम होता है ना, जैसे ब्रेड वगैरह, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल पैकिंग की जाती है, वो पैकिंग वाले खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज तो ये पैकिंग एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा जो आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए यहाँ पे कोई और खर्चा डाला हुआ हो जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन से हेड में डालूं, कौन से हेड में डालूं आपको नहीं समझ में आ रहा, बट वो है मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा ही, ये आप डेडली श्योर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा लीजिए या आप उसको मेन पार्ट ऑफ द बिजनेस लगा लीजिए, आपको डेडली श्योर है कि वो खर्चा उसी चीज के साथ रिलेटेड है, तो आप उसको अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, हमारे यहाँ पे केस में फ्रेट इनवर्ड 5700 का है, तो मैंने यहाँ पे 5700 का फ्रेट इनवर्ड डाल दिया, राइट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन डाली हुई है। देखिए जो तो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं उसके अंदर तो जो डेप्रिसिएशन होती है
वो हमारी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ वाली आइटम होती है। पर जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं उसके अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन है वो आपका डायरेक्ट खर्चा होती है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आपका कोर पार्ट है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमारे इस केस में देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 19,000 पे यहाँ पे नीचे डाली हुई है, 19,000 पे नीचे डाली हुई है। तो हम इसको रिक्लासिफाई करेंगे, इसने तो इसको ऊपर डाला नहीं, हम इसको रिक्लासिफाई करेंगे, हम इसको डेप्रिसिएशन को 19,000 रुपए की डेप्रिसिएशन को यहाँ पे डाल देंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ रिलेटेड है, राइट। डेप्रिसिएशन को यहाँ पे एक और डेप्रिसिएशन है ऑन कंप्यूटर्स। ये डेप्रिसिएशन हम कंप्यूटर्स तो वैसे भी ऑफिस में लगे ही रहते हैं, तो उन डेप्रिसिएशन को हम इनडायरेक्ट दूसरी पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कई कंपनीज में मैंने देखा है कि फुल डेप्रिसिएशन का खर्चा डायरेक्ट मान लिया, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग पे हो, चाहे आपके कंप्यूटर पे हो, कार पे हो, किसी पे भी डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को उठा के ऊपर ले गए, ठीक है। कई ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि डेप्रिसिएशन को दो हिस्सों में बांट दिया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को ऊपर ले गए मैन्युफैक्चरिंग में, और डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट्स को नीचे ले गए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन को ही इनडायरेक्ट में डाला जाता है, सीएमए डाटा का फॉर्मेट ऐसा बनाया हुआ है। तो जैसा आपका कंपनी का कल्चर है आप उसके हिसाब से ढल जाइए, तो ठीक है। वैसे आइडियली सही चीज क्या है कि अगर तो ट्रेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस है फिर तो आप सारी जो डेप्रिसिएशन है वो इनडायरेक्ट मानिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपकी जो डेप्रिसिएशन है, या सर्विस बिजनेस है तो जो डेप्रिसिएशन आपके मेन चीजों के ऊपर लग रही है वो आपको ऊपर लेके जानी चाहिए, जो अदर चीजें हैं उनको अपनी इंडायरेक्ट में लेके जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन 19,000 प्लांट एंड मशीनरी पे थी, मैंने डेप्रिसिएशन को उसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपके टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए 31,600 रुपए। ये टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए 31,600 रुपए के। और उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या इंफॉर्मेशन मांगी हुई है उन्होंने। उसके बाद आगे उन्होंने मांगा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए जो सर्विस एंटिटीज होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है उनका वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहता है, या जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं उनका वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि कुछ मटेरियल प्रोसेस में लगा हुआ है, अभी वो रॉ मटेरियल भी नहीं है, अभी फिनिश भी नहीं हुआ, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो ट्रेडिंग नेचर ऑफ बिजनेस में तो फिनिश्ड प्रोडक्ट ही होता है, वो तो फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें तो वर्क इन प्रोग्रेस होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे देखिए ये हमको पता है कि ये एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, बट इसमें स्टॉक की बाइफर्केशन नहीं है कि ओपनिंग में ये क्या है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ये आपका फिनिश्ड का स्टॉक है, ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है। ये यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अगर ये क्लासिफाइड नहीं है, ठीक है, तो आप इसको फिनिश्ड मान लीजिए, तो आप इसको फिनिश्ड मान लीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको फिनिश्ड मान के चल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक डाल दीजिए 18,000 रुपए, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक डाल दीजिए 50,700 रुपए, 50,700 रुपए, ठीक है जी। तो ये आगे ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये इसने देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लिया, नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग स्टॉक बन गया, इसको इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है। ये अपने आप देखिए कंप्यूट कर रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह, इनका क्या मीनिंग होता है ये इसकी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अपनी डाटा पंचिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये सारी टर्म्स में आपको जैसे जैसे एनालिसिस पार बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि मैंने लेंथी बनानी है सीरीज, 5-6 लेक्चर्स की बनाऊंगा, तो पूरी रेशियो एनालिसिस, सब कुछ एनालिसिस कैसे करना है फाइनेंशियल्स का वो सारा कवर करूंगा, तो ये भी चीजें उसके अंदर कवर करूंगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए कि ये क्या चीजें हैं। अभी सिर्फ आप पंच करने की ओर ध्यान दीजिए कि मैंने किस चीज को कहाँ पे क्लासिफाई करना है, कहाँ पे डालना है, ताकि एज एक्यूरेट एज पॉसिबल रिजल्ट्स आ सके। देखिए मैंने आपको बताया कि स्टॉक 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। देखिए इस सिनेरियो में अपने को तीनों की बाइफर्केशन नहीं पता कि ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल का कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है, फिनिश्ड का कितना है, अपने को नहीं पता, ठीक है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से मांगिएगा भी मत, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सेल्स और परचेज की जो बाइफर्केशन हम इंपोर्टेड और डोमेस्टिक की मांगते हैं, इससे तो हमको फायदा होता है, क्योंकि हमने एलसी भी देनी है, अदर फैसिलिटीज पैकिंग क्रेडिट भी देनी है, तो अपने को पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इंपोर्टेड कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, अपने को पता होना चाहिए। पर ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश प्रोडक्ट की बाइफर्केशन अपने को नहीं पता हो तब भी चल जाता है। अगर मान लीजिए इसने बाइफर्केशन दी हो, अगर इसने बाइफर्केशन दी हो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश, तो आप बोलेंगे कि सर वर्क इन प्रोग्रेस तो चलो यहाँ पे आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश्ड यहाँ पे आ गया, रॉ मटेरियल कहाँ पे डालेंगे, रॉ मटेरियल की तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनाई हुई आपके ये सीएमए डाटा में। तो भाई अगर ऑप्शन नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल डाला हुआ है इसके अंदर
ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे देखिए कर्सर को, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। आप यहाँ पे कंज्यूम्ड दिखा दीजिए रॉ मटेरियल, तो तब भी ओके है। रॉ मटेरियल ऊपर दिखा दीजिए, रॉ मटेरियल के स्टॉक को, ठीक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर रहे हैं ना, तो आप रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक को ऊपर ऐड कर दीजिए और वहीं से लेस करके क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दीजिए, तो वहीं पे ऊपर एडजस्टमेंट कर दीजिए अगर नीचे कोई स्पेसिफिक हेड नहीं बना हुआ, ठीक है जी। तो ये आपके सारे डायरेक्ट खर्चे यहाँ पे कवर हो गए, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 1,98,550 आया है, ठीक है जी। तो पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंट आएगा, क्यों? क्योंकि आपने जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 19,000 रुपए की, ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को आपने यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रेजेंट किया है कि ये मेरा प्रोडक्शन करने का खर्चा है। उसके बाद आ जाते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। ये आपके इनडायरेक्ट खर्चे आ गए, ये सारे आपके इनडायरेक्ट खर्चे आ गए। कौन से? ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट खर्चे। कौन से वाले खर्चे? ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट खर्चे। क्या वर्ड बोला मैंने? ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट खर्चे, ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जो आपके बिजनेस में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर है, लॉस बाय फायर है, क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है? नहीं, ये वंस इन वाइल खर्चा है कि कभी कभार अचानक हो गया, थेफ्ट हो गई, क्या ये ऑपरेटिंग खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इनकम वाली साइड पे भी एग्जांपल लूं, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे एक और एग्जांपल, लॉस लॉस बाय सेल ऑफ एसेट, कोई आपने फिक्स एसेट को बेच दिया, उससे जो आपको लॉस हो गया, क्या वो आपका ऑपरेटिंग खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं, ये यूनिक सा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो खर्चे इनकम्स हैं, ये भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं। तो इनको आप जो है यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में नहीं दिखाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में भी वेरियस बाइफर्केशंस हैं आपके खर्चों की। तो आप देखते हैं कि इन खर्चों को कैसे कैसे क्लासीफाई करना है। तो आइए अपनी बैलेंस शीट पे दोबारा चलते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा है पर्सोनल कॉस्ट। पर्सोनल क्या होते हैं? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ काम कर रहा है। स्टाफ कौन सा? अदर देन, स्टाफ कौन सा आपका? अदर देन लेबर, क्योंकि लेबर जो होती है वो आपके प्रोडक्ट बनाने में काम आती है, लेबर वाले बंदे। जो आपका अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, अकाउंटेंट है, कोई सेक्रेटरी है, कोई और आपका जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, पियोन है, तो उनका खर्चा, वॉचमैन है, तो आपका उनका खर्चा जो है आपका पर्सोनल कॉस्ट में आएगा, वो लेबर वाली कॉस्ट में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि इंप्लॉइज के साथ रिलेटेड कौन कौन से खर्चे। पर्सोनल कॉस्ट मतलब इंप्लॉइज के साथ रिलेटेड कॉस्ट। देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक एम्प्लॉइज के साथ रिलेटेड नहीं है, रेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस नहीं है रिलेटेड, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी आप बोलेंगे कि सर ऊपर ऊपर वाले खर्चों में आया था पावर एंड फ्यूल, तो इलेक्ट्रिसिटी आपने वहां क्यों नहीं डाला? भाई फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा तो अलग होता है और जो ऑफिस की लाइटिंग है उसका खर्चा अलग होता है। तो ऊपर वालों में वो आने हैं जो आपके प्रोडक्ट बनाने वाली जगह पे जो लाइटिंग का खर्चा है। ये इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी ऑफिस वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो ये खर्चा ऊपर नहीं आएगा। तो सैलरीज टू स्टोर कीपर, देखिए सैलरीज टू स्टोर कीपर कौन सा खर्चा है? ये इंप्लॉइज के साथ रिलेटेड ही खर्चा है, राइट। तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, सैलरीज कितनी है? 8400 पर्सोनल कॉस्ट में, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, ये भी इंप्लॉइज के साथ रिलेटेड नहीं है। मैनेजर्स कमीशन, देखिए जो आपका बिजनेस का मैनेजर है, आपने उसको कोई कमीशन पे किया है। कमीशन किस चीज का होता है? उसने कोई सेल्स का टारगेट मेट किया होगा, उसको सेल्स का टारगेट मेट किया होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है कि आप अपने बिजनेस की सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, आपने किसी बंदे को बोल दिया कि तुम 1 लाख रुपए की सेल्स करोगे तो मैं आपको 12,000 रुपए कमीशन दूंगा, ठीक है। तो उसने 1 लाख रुपए की सेल्स कर दी, आपने उसको 11,873 रुपए कमीशन दे दिया, तो ये सेलिंग एक्सपेंस है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये इंप्लॉइज का वो पर्सोनल कॉस्ट में नहीं आएगा, ये सेलिंग एक्सपेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग हेड देखा है कमीशन एक्सपेंसेस का। देखिए अब आपकी चॉइस है, कई बार आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास कमीशन एक्सपेंसेस का हेड नहीं है अलग से, तो फिर आप उसको सेलिंग एक्सपेंस के हेड में डाल दीजिए। अगर सेलिंग एक्सपेंस का भी हेड नहीं है तो फिर आप उनको अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में डाल दीजिए, ठीक है।
ये चॉइस है, आपको अपने कंपनी के सीएमए डाटा के हिसाब से चॉइस करनी है, आपको चूज करना है कि मैंने इस चीज को कहां पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डिटेल बना दी कि भाई कमीशन वाला हेड बना दिया अलग से, तो ठीक है, आप कमीशन वाले में 11,873 पे 11,873 पे आप कमीशन में डाल देंगे, ये तो ठीक है। ठीक है, बट कई बार आपकी कंपनी में कमीशन का खर्चे का एक्सपेंस का नहीं कॉलम दिया, तो क्योंकि आपको पता है कि मैनेजर को कमीशन क्यों दिया जाता है। देखिए, आपको इतनी छोटी छोटी चीजें क्लाइंट से नहीं पूछनी, आपको क्लाइंट से नहीं जानना कि सर ये कमीशन किस चीज का, छोटी सी अमाउंट है। देखिए, इतनी चीज को आप पूछने बैठ जाएंगे फिर तो आप कभी भी क्लाइंट से केस को रिजॉल्व ही नहीं करा पाएंगे। इतनी छोटी चीज मत पूछिए, अपना जजमेंट लगाइए, अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, अपने लॉजिक लगाइए, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर दीजिए। आपको इतना तो पता ही है ना कि ये कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट सॉरी, ये ऑपरेटिंग बिजनेस का ही खर्चा है, ये तो अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है ना इसको देख के। अगर नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा हो फिर तो हम डरे कि भाई यार नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है, ये तो समझना पड़ेगा कि इसको कहां पे डालना है कहां पे नहीं, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा। इसको डाल दीजिए, आप कमीशन का हेड अलग है उसमें डाल दीजिए। अदरवाइज आपको इसकी नेचर पता है, इसकी थीम पता है कि ये सेल्स का टारगेट अचीव करने पे कमीशन मिला होगा ऑब्वियसली, तो इसको आप अदर सेलिंग में डाल दीजिए। अगर अदर सेलिंग एक्सपेंस का भी हेड नहीं है तो जो बचे कुचे खर्चों का हेड है उसमें डाल दीजिए, अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। राइट, तो लॉजिक लगाइए, जजमेंट लगाइए, अपने सीएमए डाटा जिस हिसाब से आपको कंपनी ने आपको दिया है बनाने के लिए, उसके हिसाब से आप जो बेस्ट पॉसिबल बिफिट, जो बेस्ट पॉसिबल आप फिटिंग कर सकते हैं वो फिटिंग कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कमीशन एक्सपेंस हमने डाल दिया। अदर सेलिंग एक्सपेंस, देखिए कोई और सेलिंग का खर्चा नजर आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन बैंक कोई सेलिंग का खर्चा नहीं है, रेंट कोई सेलिंग का खर्चा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सैलरी सेलिंग का खर्चा कोई और नहीं है, तो ये जीरो रहेगा। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एंड डायरेक्टर, आपके कंपनी में कोई पार्टनर को सैलरी, कोई डायरेक्टर को सिटिंग फीस, कोई डायरेक्टर को सैलरी, या कोई भी ऐसा चीज आपकी कंपनी ने अगर ऐसे कुछ पे किया है अलग से, तो उसको यहाँ पे दिखा दीजिए। ये एक प्रेजेंटेशन पर्पस होता है, इसका यूज क्या होता है वो मैं आगे चल के जब आपको रेशियो एनालिसिस समझाऊंगा तो इसका यूज समझाऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। ऑडिटर को कोई रेम्यूनरेशन दिया है तो देखिए ऑडिटर का रेम्यूनरेशन यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन जीरो डाल देंगे। देखिए, एक चीज का आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट चेक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि लेबर की कॉस्ट नहीं आ रही, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप अंडरराइटिंग कर रहे हैं तो आपके ये क्वेश्चंस आए क्लाइंट से पूछने के लिए कि सर आपके बिजनेस में ये खर्चा तो आमतौर पे होना ही चाहिए, तो ये खर्चा तो नजर ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे है। अगर आपकी बैलेंस शीट का ऑडिट हुआ है तो ऑडिटर की फीस का खर्चा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिटर की फीस क्यों नहीं आ रही यहाँ पे? आपको ये देखना है कि क्लाइंट ने कल को कोई प्रॉफिट प्रूफिट बढ़ा के आपको कोई फेक बैलेंस शीट तो नहीं दे दी, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। ऑडिटर रेम्यूनरेशन नहीं। फ्रेट कैरेज आउटवर्ड, ऊपर था फ्रेट इनवर्ड, जो रॉ मटेरियल को सप्लायर से अपने घर तक, अपनी फैक्ट्री तक लेके आने में खर्च होता है। फ्रेट कैरेज आउटवर्ड वो खर्चा होता है जो आपका माल अपने कस्टमर तक भेजने के लिए लगता है। ये देखिए बेसिक चीजें, आपको आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, बेसिक अकाउंटिंग आपको पता है। तो फ्रेट कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ पे नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो नहीं डालेंगे। पैकिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे जो हमने माल बेचने के लिए फाइनल पैकिंग की है वो भी नहीं आ रही। डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग वाली, देखिए ऊपर डेप्रिसिएशन हमने कौन सी डाली थी, मैन्युफैक्चरिंग वाली। यहाँ पे जो अदर एसेट्स बच गई, अगर आपकी ट्रेडिंग एंटिटी है तो ट्रेडिंग केस में जो अदर एसेट्स बच गई उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर है 12,200 रुपए, तो 12,200 रुपए यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कोई रेंट पे किया है, कोई टैक्सेस पे किए हैं, ठीक है, वो चीज अगर आपको कोई दिख रही है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए रेंट 6900 का रेंट है, तो 6900 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये इंश्योरेंस एंड टैक्सेस उसी हेड में क्लासीफाई कर सकते हैं ना इसको, 10,800 रुपए, तो प्लस 10,800 रुपए ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये तो इंश्योरेंस प्रीमियम है, और कोई खर्चा यहाँ पे आपको रिलेटेड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, रेंट रेट्स टैक्सेस भी डाल दिए। उसके बाद और ये और कोई खर्चा आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, इसके ऊपर मैं आता हूँ कि इसको इसको कैसे पढ़ते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद आपका प्रॉफिट आ गया बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का खर्चा नहीं डाला। अभी आपके आगे फाइनेंसिंग के चार्जेस, फाइनेंसिंग के चार्जेस, कोई आपने अनसिक्योर्ड लोन्स फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से ले रखे हैं, उसके ऊपर कोई ब्याज दिया है वो डाल दीजिए। बैंक के कोई चार्जेस हैं, बैंक का कोई कमीशन है वो यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे एलसी इशुइंग चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल। कोई इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, जैसे ऊपर रेम्यूनरेशन आया था, रेम्यूनरेशन एक्सक्लूड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट क्या अलग हेड बनाया हुआ है नीचे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स जो ईएमआई वाले लोन्स हैं
उनका इंटरेस्ट यहाँ पे डाल दीजिए। कोई इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल लिमिट, कोई रनिंग लिमिट्स है, सीसी लिमिट है, पैकिंग क्रेडिट है, उनका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी सारी बाइफर्केशंस तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं होती कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यूजुअली ये हमको इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स तो पता लग जाता है, कैपिटल अकाउंट को देख के पता लग जाता है, या कई बार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन होती है उसमें डाला होता है, ठीक है, उससे पता लग जाता है। पर ये बाइफर्केशंस तो हमारे पास होती ही नहीं है। कई बार इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन भी यूजुअली अगर हमको 48(2)B में जो पेमेंट्स टू स्पेसिफाइड पर्सन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आता है उसके उसमें अगर लिखा हुआ तो देन तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर तो ये भी नहीं पता लगेगा। भाई अगर आपको नहीं पता लग रहा तो तब भी कोई चिंता वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि आपकी टोटल फाइनेंसिंग कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी चाहे आप उसको किसी भी हेड में डालें, एंड में आपका रिजल्ट नहीं चेंज होने वाला। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे डालना है तो चुपचाप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लिमिट वाले में डाल दीजिए। तो इंटरेस्ट टू बैंक है, जैसे यहाँ पे ये लिख दिया इसने वैसे तो यहाँ पे कि ओवरड्राफ्ट की यानी कि ओडी लिमिट यानी कि रनिंग लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट है, यहाँ पे लिख दिया। अगर ना भी लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो इंटरेस्ट ऑन बैंक या यहाँ पे लिखा हो टू फाइनेंसिंग चार्जेस, तो सिंपल है उसको वर्किंग कैपिटल वाले में डाल के खत्म कीजिए। 1950 रुपए यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है जी। अब देखिए हमने ये 1950 रुपए को भी बाइफरकेट कर दिया, रेंट को भी कर दिया, जो जो खर्चे थे वो बाइफरकेट कर दिए। उसके बाद हमारी आ गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वहां पे ऊपर हमने क्या डाली थी, ऑपरेटिंग इनकम डाली थी। यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे ये यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हैं, इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, या कोई भी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपको इन दोनों हेड में नहीं आ रही पर आपको पता है नॉन ऑपरेटिंग है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड अप करके डाल दीजिए। हमारे केस में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। उसके बाद आगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है। अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई भी और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पे डाल दीजिए। तो अपने केस में भी कोई नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है जी। तो ये चीज आपकी यहाँ पे बन के आ गई। अब हम लास्ट चीज पे आते हैं, बची कुची खर्चों पे। अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो एक आपका बैलेंसिंग फिगर रहता है। देखिए सारा कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे आना है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में सारी क्लासिफिकेशंस जो आप कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल क्लासिफिकेशंस जो आप नीचे तक कर सकते हैं, यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद तो नेट प्रॉफिट ही आ गया ना, यहाँ तक जो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो सब कर लीजिए। उसको करने के बाद यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद जो ये खर्चे हैं इसमें से आपका अपना नेट प्रॉफिट माइनस कीजिए, 1,18,727 रुपए इसमें से अपना नेट प्रॉफिट माइनस कीजिए, क्योंकि वही फिर आपका एंड में बचेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका देखिए, अभी आपका नेट प्रॉफिट जीरो आ रहा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जीरो आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा नेट प्रॉफिट, बट आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 1,18,727 रुपए तो है ना आपका नेट प्रॉफिट। तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट 1,18,727 रुपए आना चाहिए। यहाँ पे 1,18,727 रुपए नेट प्रॉफिट आपका आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, आप इसमें से अपने 1,18,727 रुपए माइनस कीजिए। आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1,18,727 रुपए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं डला हुआ। 1,18,727 रुपए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बचे कुछ खर्चे हैं जो आपने और कहीं नहीं क्लासिफाई किए, उनका टोटल यहाँ पे अपने आप बन के आ जाएगा 8700, राइट। तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लें कि ये 8700 कैसे बना होगा। देखिए ये सारे खर्चे ऊपर वाले तो आपने डाल दिए थे हर जगह पे, इंटरेस्ट ऑन बैंक आपने डाल दिया था, रेंट आपने डाल दिया था, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आपने डाल दिए थे। क्या फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कहीं पे डाला है, बिल्कुल भी नहीं डाला आपने कहीं पे। तो 6,000 रुपए आपका ये कहीं पे भी नहीं डाला था। क्या इलेक्ट्रिसिटी आपने कहीं पे अलग से क्लासिफाई किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने सीएमए में? जी नहीं, आपने क्लासिफाई नहीं किया। ये आपका खर्चा डलना रह गया था। अभी सैलरी टू स्टोर कीपर आपने डाल दिया था, ये डेप्रिसिएशन डाल दी थी, मैनेजर का कमीशन डाल दिया था, और नेट प्रॉफिट भी आपने ऊपर माइनस करके एडजस्ट कर दिया था। तो आपका जो ये दो खर्चे आपने कहीं नहीं डाले, इन दोनों का टोटल क्या बनता है, 6,000 प्लस 2,700, ये आपका बनता है 8,700। तो वही आपका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 8,700। वो खर्चे जो आपने कहीं और क्लासिफाई नहीं करे वो यहाँ पे बचे कुचे आपके पास बच के यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए ये यूजुअली अदर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यूजुअली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज बैलेंसिंग फिगर होती है। बट आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं, जिस एनबीएफसी में भी काम कर रहे हैं, एक बार वहां पे फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिएगा कि वहां पे किस चीज को बैलेंसिंग फिगर बना रहे हैं वो लोग। किसी ना किसी चीज को तो बना ही रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि वो नेट प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर बना रहे हो,
ठीक है। तो इन दैट केस आपको अगर वो नेट प्रॉफिट को बैलेंसिंग फिगर बना रहे हुए तो फिर इन दैट केस आपको यहाँ पे अदर जनरल एंड खर्चे मैनुअली पंच करने पड़ेंगे, एक एक ढूंढ के, जो आपने ऊपर कहीं नहीं डाले। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आई होप आपको क्लियर है। ठीक है जी। तो अब हमने ये चीज डाल दी, सारे खर्चे क्लासीफाई कर दिए, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गए 1,18,727 रुपए। अब हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टैक्सेस माइनस करें ताकि हमारे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे बन के आ जाए। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर जो एमएसएमई सेगमेंट होता है, कंपनीज के केस में तो प्रोविजन फॉर टैक्स दिखने को मिल जाती है, एमएसएमईज में तो, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न में तो कभी भी प्रोविजन फॉर टैक्सेस सीएस बुक्स में डालती ही नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस बुक्स में डालती ही नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेस को खाली छोड़ दें, जीरो रखें? जी नहीं, इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, 31/3/20 की फर्म की या प्रोप्राइटर की जो भी है उसकी आईटीआर उठाएं, आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट वाला पेज होता है ना, वो उठाएं, उसके अंदर देखें कि उसका टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है, उस फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का या उस प्रोप्राइटर का टोटल टैक्स पेबल कितना आ रहा है। इवन कंपनी के केस में भी अगर आप बना रहे हैं, इवन कंपनी के केस में भी अगर आप बना रहे हैं, तो कंपनी के केस में भी आप आईटीआर के थ्रू डालना बेटर है। आप प्रोविजन फॉर टैक्स जो कंपनी ने अपनी बुक्स में डाली है वो आप मत डालिए प्रॉफिट एंड लॉस में। आईटीआर में देखिए कि टोटल टैक्स पेबल कितना बना था, टोटल टैक्स पेबल कितना बना था, वो टैक्स पेबल की अमाउंट आईटीआर से उठाइए और आईटीआर से उठा के उसको प्रोविजन फॉर टैक्सेस में डाल दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे टैक्सेस की अमाउंट 1300 रुपए बनी थी, तो यहाँ पे 1300 डाल दीजिए, बाकी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है, इस तरह से आपको इसको अप्रोच करना है, अपनी आईटीआर से उसको पिक करके आपको उसको उठाना है। तो इसमें एक चीज मैं आपको समझानी है, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी, आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, ठीक है जी, जिसमें मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, आपके पास उसकी आईटीआर एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आई हुई है, आईटीआर एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आई हुई है, ठीक है। तो उसका बिजनेस है, मान लीजिए जैन ब्रदर्स के नाम पे, जैन ब्रदर्स के नाम पे उसका बिजनेस है, ठीक है जी। तो उसका 1,18,727 रुपए का नेट प्रॉफिट था। आपने उसकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम खोली, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम खोली, वहां पे देखा 1,18,727 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है, 1,18,727 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है, और जो भी उसने इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से बनाई होगी वो ठीक होगी, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपने देखा कि अदर इनकम उसकी आ रही है, अदर टैक्सेबल इनकम, अदर टैक्सेबल इनकम उसकी आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 73, 273, 273, 2273 अदर इनकम आ रही है। तो ये 2273 को इसमें ऐड करेंगे तो ये अपना बन जाएगा, सॉरी 1273, 1273 अदर इनकम आ रही है। तो ये 1273 को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये अपने पास अमाउंट बन जाएगी 1,20,000 रुपए टोटल इनकम, टोटल इनकम। मान लीजिए 10% का टैक्स रेट है, तो उसका कितना टैक्स बना, 1,20,000 रुपए, 12,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट समझने के लिए। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें फिर हम 12,000 रुपए डाल दें, तो क्या इसमें 12,000 रुपए डाल दें? जी नहीं, वो गलत होएगा 12,000 रुपए डालना। क्यों? क्योंकि जो ये अदर इनकम है, अदर इनकम है, ये अब बुक्स में नहीं आ रही आपकी, पर इसके ऊपर भी तो टैक्स दिया है ना इसने। तो ये जो 1,18,727 रुपए हैं, ये कौन से हैं? ये बुक्स वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको 12,000 रुपए में से 12,000 को बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ये जो 12,000 रुपए का टोटल टैक्स बना था, ये तो 1,20,000 रुपए की इनकम पे बना था, ठीक है। तो 1,18,727 रुपए की जो बिजनेस इनकम है उसके ऊपर प्रोपोर्शनेटली कितना बना होएगा? तो ऑब्वियसली ये 10% बैठ रहा है, तो ये आपका बनेगा 11,873 रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो आपको वो प्रोपोर्शनेट निकाल के डालना है यहाँ पे, 11,873 रुपए प्रोपोर्शनेट अमाउंट डालनी है, समझ गए आप? ये चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंपैक्ट करता है। ये तो मैंने जो एग्जांपल लिया, ये तो छोटी सी है अदर इनकम, कई बार बहुत बड़ी इनकम्स होती है भाई, उसकी वजह से टैक्स अमाउंट बहुत बन रही होती है। एक बार मेरे पास प्रैक्टिकली एक केस आया था, उसके अंदर 1,18,000 जैसे 727 की इनकम है, उसका 2 लाख रुपए का टैक्स बना हुआ था,
तो यहाँ पे नेट लॉस दिखने लग गया। वो कंपनी वाले, हमारे बैंक वाले डर गए कि भाई ये तो नेट लॉस वाले कंपनी उठा के ले आए, नेट लॉस है, नेट लॉस है, नेट लॉस है, ऐसे सोचने लगे। तो भाई वो अदर इनकम को तो किसी ने एडजस्ट किया ही नहीं टैक्स को। 1,18,727 की इनकम पे 2 लाख रुपए टैक्स थोड़ी बनता है, ठीक है। वो अदर इनकम जो थी, अदर इनकम को तो किसी ने एडजस्ट मारा ही नहीं कि उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट टैक्स कैलकुलेट किया जाए। तो ये गलती बहुत लोग अक्सर कर जाते हैं, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए। आपके रिजल्ट्स गलत नजर आते हैं, बस कहने का मतलब मेरा ये है। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो बाकी तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आप समझ ही गए हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आपसे एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई इनकम सरेंडर कर दी, आपके कंपनी पे रेड पड़ी थी इनकम टैक्स वालों ने, इनकम टैक्स वालों की, आपने 1 करोड़ रुपए की इनकम सरेंडर कर दी। आपने उनको बोल दिया कि भाई हाँ मैंने 1 करोड़ रुपए छुपाए थे इनकम के, आप इसको मेरी इनकम में ऐड कर दीजिए। तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पे एक एंट्री आएगी, बाय इनकम सरेंडर्ड 1 करोड़ रुपए। तो क्या ये ऑपरेटिंग इनकम है? बिल्कुल भी नहीं, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। ये वन टाइम नॉन रेकरिंग नेचर की इनकम है, तो इसको आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम में दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाने हैं और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अपनी। तो एक तो ये अपना फंडा हो गया जो हमने अभी इसको समझा। अब मैं क्या करने वाला हूं, अभी जिसको तो लॉजिक क्लियर हो गए हैं वो लेक्चर छोड़ के जाना है, चले जाएं। बट मैं अब एक टेक्निकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पंच करने वाला हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा इससे, ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ था अपना डाटा। अभी थोड़ा सा टेक्निकल वाला पंच करते हैं। तो उठाते हैं इसको, ये वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एक सेकेंड। ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद ये आ गया आपका, सॉरी एक ही अटैचमेंट ओपन हो रही है, तो पहले एक टाइम पे एक ही अटैचमेंट ओपन हो रही है। कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्ट करते हैं पंचिंग करना, जितना समझ में आता है एक बार पंचिंग करके स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रैक्टिकली मैंने एक केस में किया था। तो उसका नाम वगैरह तो मैंने हाइड कर रखा है ऑब्वियसली, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ये जो कंपनी है, ये एक कंपनी है, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, और लुधियाना बेस्ड एंटिटी है ये। इसका ये देखिए ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है आपके सामने। तो ये ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम पंच करना स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी टेक्निकल नजर आ रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सेल्स की फिगर डालनी है, सबसे पहले हमने सेल्स की फिगर डालनी है। तो देखिए इसकी सेल्स है 44 करोड़ रुपीस की, 44 करोड़ रुपीस की सेल्स है, राइट। तो इसमें हम जो डाटा पंच करते हैं, डाटा पंच करेंगे वो फॉर बेटर सेक हम रुपीज इन लैक्स पंच कर लेते हैं, रुपीज इन लैक्स पंच कर लेते हैं ताकि सबको आसानी रहे समझने के अंदर। रुपीज इन लैक्स पंच कर लेते हैं ताकि बहुत बड़ी अमाउंट ना बने। करोड़ों में डालेंगे तो बहुत बड़ा ये लेंथी दिखने लग जाएगा, रुपीज इन लैक्स डालने लग जाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे उसकी सेल्स की बाइफर्केशन आपके सामने। सबसे पहले हमने सेल्स डालनी है नेट ऑफ रिटर्न्स और नेट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस की अमाउंट कहीं पे भी अपने को नजर नहीं आ रही, तो ये अज्यूम करते हैं कि नेट ऑफ टैक्सेस ही होएगी सेल्स। तो उसके बाद हमने नेट ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पे कोई सेल्स की रिटर्न भी नजर नहीं आ रही, तो ये सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स ही होएगी। तो यहाँ पे हम डालते हैं बाइफर्केशन। तो सबसे पहले देखिए एक्सपोर्ट सेल्स कोई है, देखिए 1409 रुपए का एक्सपोर्ट। देखिए इतना कम एक्सपोर्ट तो कभी भी नहीं होता। ये जरूर इसने कोई ना कोई छोटे मोटे कपड़े का सैंपल भेजा होगा कोई फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन बंदे को दिखाने के लिए, किसी इंटरेस्टेड बंदे को दिखाने के लिए, तो उसने उसको ही एक्सपोर्ट डाल दिया। खैर अगर डाल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 1409 रुपए को ये बनेगा रुपीज इन लैख डालेंगे तो 0.14 बनेगा। तो ये 0.14 बनेगा, तो 0.14 इसको यहाँ पे डाल देते हैं रुपीज इन लैक्स में, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स आपकी रुपीज इन लैक्स मतलब 5 पॉइंट्स आ जाइए, 1 2 3
4 5 5 पॉइंट छोड़ दीजिए और ये आपकी बन गई 4434.77 4434.77। ये आपकी टोटल सेल्स है। उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 0.14 जो एक्सपोर्ट वाली है, तो बाकी आपकी कौन सी बचेगी? डोमेस्टिक सेल्स। बाकी आपकी कौन सी बचेगी? डोमेस्टिक सेल्स। तो ये नेट सेल्स है, ये नेट सेल्स 4434.77, इसका टोटल आपके इस टोटल के साथ टैली करना चाहिए। इसका टोटल आपके इस टोटल के साथ टैली करना चाहिए जो कि आपका कर रहा है टैली। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसके बाद ये देखिए ये ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है यहाँ पे। तो इसकी भी बाइफर्केशन नहीं है कि ये रॉ मटेरियल का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है या फिनिश्ड गुड्स का है। ठीक है, नॉर्मली तो ये रॉ मटेरियल का ही रहता है। तो क्योंकि बाइफर्केशन नहीं है तो हम फॉर सेफर साइड इसको फिनिश्ड गुड्स में डाल देते हैं, फिनिश्ड गुड्स में डाल देते हैं। नीचे आए और यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स पे आ गए, हम फिनिश्ड गुड्स पे आ गए। तो रुपीज इन लैक्स डालने हैं तो 5 पॉइंट छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, ये बन गया 750.72, 750.72। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 5 पॉइंट छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट छोड़ दीजिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये बन गया 730.52, 730.52। ठीक है जी, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये ऊपर उसने उसको नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में ऑटोमेटिकली उठा लिया, तो ये भी हमारा डल गया। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग इनकम, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा क्योंकि उसको वो अलग अटैचमेंट से ओपन नहीं करने दे रहा। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तब देखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई भी अदर ऑपरेटिंग इनकम नजर नहीं आ रही। सेल्स तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को भी एडजस्ट कर चुका हूँ, तो ये मेरे को नजर में नहीं आ रही। तो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आगे हम रॉ मटेरियल इंपोर्टेड इंडिजिनियस। रॉ मटेरियल इंपोर्ट वाली कोई वेरिफिकेशन है? देखिए ये सेंट्रल परचेज है, सेंट्रल परचेज है, पैकिंग मटेरियल, सैंपल, फ्री, यार्न, वैट, कोई भी इंपोर्ट की परचेज का डाटा यहाँ पे नहीं डाला हुआ। ठीक है, प्रिज्यूम करते हैं इंपोर्ट नहीं है, तो कहाँ पे डालेंगे? इंडिजिनियस में डालेंगे। अब इंडिजिनियस में हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आपको लॉजिक लगाने हैं। अब आपको बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए क्या ध्यान में रखनी है, मेरे साथ ध्यान से पढ़िएगा। इस बंदे का क्या काम है? गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का, कपड़े की ट्रेडिंग या सेल्स का, मतलब मैन्युफैक्चरिंग मेन बिजनेस है इसका। देखिए गारमेंट की सेल इसकी देखिए 23 करोड़ रुपए की सेल है। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, परचेज सेंट्रल, परचेज सेंट्रल, परचेज सेंट्रल, ये तो रॉ मटेरियल परचेज होगी, ये तो रॉ मटेरियल परचेज होगी ना। तो इसको डालते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन और करता हूं। देखिए परचेज सेंट्रल 47,56,, परचेज सेंट्रल, परचेज सेंट्रल। ठीक है, ये परचेज के साथ लिखा नहीं हुआ कि क्या परचेज किया है। अगर नहीं लिखा तो इसको रॉ मटेरियल मान लीजिए कि रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो इसको ऐड अप करना शुरू कीजिए। अब जैसे ये आपका आ गया, ये आपका आ गया, एक सेकंड, ये आपका परचेज सेंट्रल आ गया। उसके बाद ये आपका आ गया परचेज, ये आपका आ गया परचेज। अब आप देखिए, पहले मैं आपसे पूछता हूं ऑयल एंड लुब्रिकेंट। भाई ऑयल एंड लुब्रिकेंट क्या रॉ मटेरियल है या कंज्यूमेबल है? पहचानिए। कंज्यूमेबल चीजें कौन सी होती हैं? कंज्यूमेबल खर्चे वो खर्चे होते हैं जो आपके मेन प्रोडक्ट में नजर नहीं आ रहे। क्या आप टी शर्ट कभी पहनते हैं तो उसमें आपको ऑयल लुब्रिकेंट नजर आता है? कभी भी नहीं नजर आता। तो क्या है ये कंज्यूमेबल आइटम है। सिमिलरली परचेज केमिकल, कभी टी शर्ट में केमिकल नजर आता है आपको? दिखता है कभी टी शर्ट में केमिकल? तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो क्या है ये कंज्यूमेबल आइटम है। यहाँ पे कंज्यूमेबल सेपरेटली लिख दिया, परचेज कंज्यूमेबल, परचेज कंज्यूमेबल, परचेज कंज्यूमेबल, परचेज कंज्यूमेबल। ठीक है, तो परचेज कंज्यूमेबल ये तो एक्सप्रेसली लिख दिया, तो फिर तो ये है ही कंज्यूमेबल आइटम। ठीक है, तो इसको तो फिर हम कहीं पे और डालेंगे नहीं। उसके बाद आ गया परचेज फैब्रिकेशन, परचेज फैब्रिकेशन टैक्सेबल। देखिए ये फैब्रिकेशन क्या होता है कि वैसे तो ये प्रोविजनल बैलेंस शीट है। ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि इसने बाहर से कपड़े को मैन्युफैक्चर करवाया है। ठीक है, इसने धागा खरीदा, धागा खरीद के बाहर किसी उसको दे दिया, एंटिटी को दे दिया जो कपड़ा बनाती है,
तो उसने फैब्रिकेशन करके उसको कपड़ा बना के दे दिया। नॉर्मली फैब्रिकेशन का यही मतलब होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इसका रॉ मटेरियल परचेज नहीं है। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि उसने बाहर से काम करवा के दिया, बाहर से कपड़ा बनवाया, ठीक है। तो फैब्रिकेशन का मतलब ये होता है, बट इसने परचेज वर्ड यहाँ पे रॉन्ग डाल दिया। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे परचेज वर्ड नहीं आना चाहिए था, इसको फैब्रिकेशन एक्सपेंस लिखना चाहिए था, या ये लिखना चाहिए था परचेज फैब्रिक। अगर यहाँ पे परचेज फैब्रिक लिखता, परचेज फैब्रिक लिखता, तो हमको ये पता लग जाता था कि इसने कपड़ा परचेज किया है। अब फैब्रिकेशन वर्ड लिख दिया। फैब्रिकेशन का मतलब होता है कि कपड़ा बनवाना, कपड़ा बनवाने की प्रोसेस को फैब्रिकेशन बोला जाता है। तो फिर ये इसको पढ़ के तो यही समझ में आ रहा है कि भाई इसने जो है कि बाहर से कपड़ा बनवाया है जॉब वर्क बेसिस पे, बाहर से कपड़ा बनवाया है जॉब वर्क बेसिस पे, ऐसा समझ में मालूम पड़ रहा है। पर ये आप क्लाइंट से पूछ लीजिएगा एक बार, क्लाइंट से जब भी मिलने जाएं, क्लाइंट से जब भी बात करें तो पूछ लीजिएगा कि सर ये आपका जो मोटा खर्चा है 87 लाख रुपीज, 30,71,000 रुपीज, ये मोटा खर्चा है, फैब्रिकेशन लिखा है, ये कपड़ा परचेज किया है या बाहर से आपने धागा लेके बाहर से कपड़ा बनवाया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ परचेज यार्न वगैरह, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। फॉर अ सेफर साइड, क्योंकि वर्ड फैब्रिकेशन है तो हम इसको जॉब वर्क, एक बार जॉब वर्क मान के चल रहे हैं। एंड रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसको डायरेक्ट खर्चा ही मान रहे हैं, एट एनी कॉस्ट डायरेक्ट खर्चा ही मान रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद परचेज हॉजरी गुड्स। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका जो परचेज हॉजरी गुड्स है ये आपका रॉ मटेरियल परचेज है। परचेज नीडल्स। अबे भाई नीडल्स क्या होती हैं? सुई धागे। अभी सुइयां जो होती हैं, नीडल्स जो होती हैं, ये आपके उसमें तो नजर आती नहीं है टी शर्ट में, तो क्या है ये कंज्यूमेबल आइटम है। अब परचेज पैकिंग मटेरियल। अब पैकिंग मटेरियल वाला कोई इसका नेसेसरी वाला खर्चा होएगा पैकिंग मटेरियल का, जो उसको यूज करने के लिए, बाय करने के लिए इसको करता होएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। सैंपल खरीदा इसने कोई, सैंपल वाला खर्चा भी जो है आपका, जो पैकिंग मटेरियल है ये आपकी टी शर्ट में नजर नहीं आता, इसका आपने अलग हेड बनाया हुआ है, ठीक है। अगर इसका पैकिंग का हेड अलग ना होता तो ये पैकिंग का खर्चा आपका कंज्यूमेबल का खर्चा बन जाता। परचेज सैंपल, सैंपल का परचेज आपका अदर खर्चा बन जाएगा क्योंकि ये भी कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं आपका। परचेज टैक्स फ्री, ये परचेज जो टैक्स फ्री है ये इसका रॉ मटेरियल परचेज हम मान लेते हैं, ठीक है। परचेज वैट, ये भी इसको रॉ मटेरियल मान लेते हैं। ये देखिए परचेज यार्न भी आ गया यहाँ पे, धागा खरीदा तो इसने ये फैब्रिकेशन बाहर से कपड़ा बनवाया होगा धागा लेके, तो ये परचेज फैब्रिकेशन ये भी आपका रॉ मटेरियल है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टिचिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी। भाई स्टिचिंग की है, प्रिंटिंग की है, एम्ब्रॉयडरी की है, ये इसका प्रोसेसिंग का खर्चा है, जो उसने घर अपनी सिलाई मशीनें लगाई होंगी, उसके ऊपर सिलाई मशीनों से कढ़ाई की है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, आप ये बोलेंगे कि हाँ सर सिलाई कढ़ाई, सिलाई जो सिलाई करी होती है वो तो टी शर्ट पे दिखती है, बट ये प्रोसेसिंग का खर्चा है, ये रॉ मटेरियल नहीं है। देखिए ये रॉ मटेरियल थोड़ी है, स्टिचिंग, स्टिचिंग रॉ मटेरियल थोड़ी है, ये प्रोसेसिंग का खर्चा है, ठीक है जी। तो हमने हाईलाइट कर लिए वो खर्चे, हमने हाईलाइट कर लिए कुछ खर्चे जो हमारे क्या बन रहे हैं, जो हमारे बन रहे हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट का पार्ट। तो चलिए इनको डालना शुरू करते हैं। रुपीज इन लैक्स में डालना है, रिमेंबर याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट छोड़ के डॉट लगाना है। तो यहाँ पे डालना शुरू करते हैं। 47.56 आ गया, ये डाल दिया। 3.41 आ गया। देखिए आराम से देखिएगा वीडियो को दोबारा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो। 2.96 आ गया। चलिए उसके बाद ये आ गया अपना 275.56, 275.56। ये देखिए, ये डालते वक्त ध्यान रखना है आपको कि कहीं डेसिमल का एरर मत कर दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट ही चेंज होएगा सारा। ये आ गया 994.84। मेरे को तो देखिए इतने सालों से प्रैक्टिस है, तो मैं तो मिनटों में पता कर रहा हूँ कि ये कितना कितना पंच होना है। 1.01, 1.01, 22.10, 2339.76, 2339.76, ठीक है जी। तो ये हमने खर्चे सिलेक्ट कर लिए थे, ये आपके यहाँ पे आ गए। तो ये आपकी टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, राइट। उसके बाद हम आते हैं अपने कंज्यूमेबल आइटम्स पे। कंज्यूमेबल आइटम्स पर ध्यान से देखिए। ऑयल एंड लुब्रिकेंट क्या कंज्यूमेबल आइटम है? बिल्कुल है। तो 0.6 आ गया, 0.06 आएगा, सॉरी एक सेकेंड। यहाँ पे भी जो मैंने ये डाला था 0.14 नहीं आएगा, 0.014 आएगा रुपीज इन लैक्स, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लगा हुआ है तो इसने एडजस्ट अपने आप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो कंज्यूमेबल्स हैं ये 0.06 आ गया,
06 आ गया ऑयल एंड लुब्रिकेंट। उसके बाद कंज्यूमेबल आइटम कौन सी है? केमिकल, केमिकल कंज्यूमेबल ही है 11.43, 11.43। उसके बाद आ गया परचेज कंज्यूमेबल 0.22, 0.22। उसके बाद 25.59, 25 अब देखिए 59 के साथ 6 है, आप इसको 25.6 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। उसके बाद 33.54 है, इसके साथ 8 है, आप इसको 55 भी लिख सकते हैं, 33.55। उसके बाद 19.93, 19.93, ठीक है जी। नीडल्स 2.1999, इसको 2.2 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, प्लस 2.2, ठीक है जी। परचेज पैकिंग मटेरियल का अलग हेड है, अगर हेड ना होता तो यहीं पे डाल देते। परचेज सैंपल हमारा कंज्यूमेबल नहीं है, बाकी कोई और कंज्यूमेबल यहाँ पे नहीं है, तो कंज्यूमेबल हेड आपका फाइनल हो गया, यहाँ पे आपने कंज्यूमेबल हेड डाल दिया। उसके बाद हम आ गए अपने अदर डायरेक्ट खर्चों पे। सबसे पहले कौन सा खर्चा है? पावर एंड फ्यूल का खर्चा। देखिए इसमें काफी चीजें हमारी अभी डालने वाली रहती हैं, तो पहले चलो उन्हीं चीजों को ही डाल लेते हैं, पहले इन चीजों को फिनिश ही कर लेते हैं। देखिए ऑयल एंड लुब्रिकेंट हमने डाल लिया, ये तीनों डाल दिए, केमिकल डाल दिया, ये कंज्यूमेबल्स डाल दिए। अब डालते हैं फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन एक जॉब वर्क पे इसने कपड़ा बनवाया है धागा लेके, तो फैब्रिकेशन को यहाँ पे डाल देते हैं 87.92। जॉब वर्क चार्जेस में 87.92 प्लस 30.71, 30.71, ठीक है जी। इसके अलावा और कोई जॉब वर्क वाला खर्चा नहीं है, और कोई जॉब वर्क वाला खर्चा यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। आप एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता कि ये फैब्रिकेशन बाहर से करवा रहा है, ये कैसे पता, क्या पता ये फैब्रिकेशन खुद घर पे अंदर कर रहा हो। देखिए ये बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, तो आप इसको अदर मैन्युफैक्चरिंग खर्चों में डाल दीजिए, एक बार अदर मैन्युफैक्चरिंग खर्चों में डाल दीजिए, कस्टमर से मिलिए, उसका बिजनेस मॉडल समझिए। बिजनेस मॉडल में आपको वो बताता है कि मैं फैब्रिकेशन बाहर से करवाता हूँ, तो उसको यहाँ से हटाइए, वापस बैंक में आइए, यहाँ से हटाइए, उसको जॉब वर्क चार्जेस में डाल दीजिए। एडजस्टमेंट कर सकते हैं ना, फ्री हैंड है, हम फ्री स्पिरिट है सीएमए डाटा में, जो मर्जी करें हम लोग। चलो जी, जॉब वर्क चार्जेस में डाल दिया, होजरी गुड्स डाल चुके हैं, नीडल्स डाल चुके हैं, पैकिंग मटेरियल का अलग हेड मैंने आपको बताया था, ये रहा पैकेजिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग मटेरियल का 7.55, 7.55 प्लस ये आ गया 0.28, 0.28 पैकिंग एक्सपेंसेस डाल दिए। चलिए जी, अब पैकिंग के बाद क्या है? परचेज सैंपल। सैंपल के लिए कोई अलग हेड नहीं नजर आ रहा, तो मैं इसको अदर मैन्युफैक्चरिंग में डाल के एडजस्ट कर रहा हूँ, 0.05, ठीक है जी। चलो जी, ये भी कवर हो गया। ये टैक्स फ्री भी डाल दिए थे। स्टिचिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये आपके मैन्युफैक्चरिंग के ही खर्चे हैं भाई साहब, प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसको मैं, इसका कोई अलग हेड तो है नहीं, इस चीज को डालने का या तो आप यहाँ पे अलग हेड बना दीजिए, नहीं अलग हेड बनाना तो नहीं समझ में आ रहा, अदर मैन्युफैक्चरिंग में डाल दीजिए, मैं अदर मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहा हूँ, प्लस 81.85, ठीक है जी, प्लस 2.24, 2.24। चलो जी, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में हमने इसको डाल दिया। कल को आपका बॉस आपको पूछेगा कि अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में ये 84 लाख रुपीस की क्या अमाउंट है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई क्या डाला था 84 लाख रुपीस में, ठीक है जी। चलो जी, ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज है, कार्टेज। अब कार्टेज क्या होती है? वो फ्रेट इनवर्ड होता है। आई डोंट नो कि ये इतनी कम क्यों है 7932, ये हो सकता है कि उसने परचेज की फिगर में ही ऐड करके यहाँ पे परचेज फिगर में दिखाई हो, क्योंकि अकाउंटिंग इसको अलाउ भी करती है। तो चलो कार्टेज को हमें थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट पता है, तो 0.08 यहाँ पे फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड में डाल देते हैं कार्टेज का खर्चा को। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ पे आएगा? पावर एंड फ्यूल में। जनरेटर का खर्चा कहाँ पे आएगा? पावर एंड फ्यूल में। जनरेटर चलाने में क्या लगता है? फ्यूल ही तो लगता है। तो ये आ गया 10.34 प्लस जनरेटर का 3.17, तो ये आपका आ गया पावर एंड फ्यूल वाले खर्चे में क्लासीफाई हो गया, राइट। उसके बाद आपका आ गया वेजेस। देखिए वेजेस कितनी अच्छी खासी 49.48 लाख रुपीस की वेजेस पे करी हुई है, तो 49.49 लाख रुपीस की राउंड ऑफ कर दिया मैंने, इसकी वेजेस आ गई यहाँ पे। कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी का खर्चा यहाँ पे नहीं डला हुआ, कोई और खर्चा हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, डेप्रिसिएशन भी नहीं पता लग रही, तो यहाँ पे ये हमको पता और इसके अलावा नहीं लग रहा,
तो हमने ये मोटा मोटा इसका पंचिंग हमने अपने पास कंप्लीट कर लिया। ये मोटी मोटी पंचिंग ये वाले ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग काउंट की हमने अपने पास कंप्लीट कर दी है। तो अभी हमको आगे बढ़ के देखना है कि अब आगे क्या करना है। ट्रेडिंग काउंट कंप्लीट है, तो अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के पास। देखिए अब हम आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम लोग आ गए हैं। तो पहले तो ये हमारा पंचिंग कंप्लीट हो गया था, ये वाला। अब हम नीचे आ गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो जहाँ पे ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नीचे आ गया, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं इनकम। देखिए इसने हेडिंग लिखा है इनडायरेक्ट इनकम। ये इसका सीए का मानना है कि ये इनडायरेक्ट इनकम है। मैंने आपको पहले ही बताया, उसके मानने या ना मानने से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना देखना है। यहाँ पे मान लो वो इनडायरेक्ट इनकम का हेड बनाया हो, उसने डिस्काउंट रिसीव्ड डाल दिया हो। आपको पता है कि डिस्काउंट रिसीव तो होता ही रहता है कि भाई बिजनेस का पार्ट है, तो आप इसको उसमें ले जाइए ऑपरेटिंग इनकम में। मान लीजिए उसने इसमें डाल दिया कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव, ऊपर हेडिंग डाल दी इनडायरेक्ट इनकम। वो उसकी सोच है, उसको डालने दो इनडायरेक्ट इनकम। आपको पता है कि एक्सपोर्ट इनकम जो होती है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो है, वो ऑपरेटिंग नेचर ऑफ इनकम है, तो आप उसको ऑपरेटिंग में रखिए। अपना दिमाग लगाना है, सीए के हिसाब से नहीं चलना। चलिए इस केस में इनडायरेक्ट इनकम डाली हुई है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिजनेस रन करने से या इंसिडेंटल टू बिजनेस इनकम नहीं है, तो इसको हम नीचे चल के नॉन ऑपरेटिंग इनकम में डाल देते हैं 0.07। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में हमने डाल दिया 0.07 रुपीज को, जो है अपना इंटरेस्ट इनकम, राइट। तो अब हमारे पास बचते हैं ये खर्चे डालने वाले, ठीक है। तो अब खर्चों में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कोई खर्चा ऐसा खर्चा तो नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो या मेन प्रोडक्ट का जो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए था पर उसने यहाँ पे डाल दिया हो। कोई ऐसा खर्चा तो नहीं नजर आ रहा। चलिए देखते हैं। अब देखिए 1,20,000 का एडवर्टीजमेंट, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एएमसी है, ऑडिट फीस है, ये बैंक चार्जेस हैं, कार एक्सपेंसेस है, कमीशन है, कोरियर, डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन की बाइफर्केशन नहीं मेरे को पता। अब मेरे को डेप्रिसिएशन की बाइफर्केशन नहीं पता कि ये प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी है और अदर एसेट्स पे कितनी है। देखिए इस केस में तो मैं आपको बैलेंस शीट दिखा नहीं रहा, पर जब आप केस का बना रहे होंगे तो आपके पास बैलेंस शीट भी होगी, उसमें एक फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल भी होगा। तो फिक्स्ड एसेट शेड्यूल के अंदर एसेट वाइज डेप्रिसिएशन की बाइफर्केशन रहती है कि ये जो 11,02,000 रुपए है ये कैसे बने। तो उसमें आप देख लीजिए कि प्लांट एंड मशीनरी पे कितनी है। जो प्लांट एंड मशीनरी वाली है उसको ऊपर डाल दीजिए और बाकी वाली को नीचे डाल दीजिए। पर अगर आपकी कंपनी का सीएमए का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वो आपको अलग अलग डालना अलाउ ही नहीं करता, तो जहां पे डालना अलाउ करता है वहां पे डाल दीजिए, राइट। तो मैं क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ओनली। तो मैं ये 11.02 की जो डेप्रिसिएशन है, 11.02 की जो डेप्रिसिएशन है वो मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले हेड में डाल रहा हूं, मैं उसको नीचे नहीं डाल रहा, ठीक है जी। दिवाली एक्सपेंसेस हो गए, ईपीएफ, ईएसआई, इलेक्ट्रिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री रेंट। अब देखिए फैक्ट्री का रेंट भी, फैक्ट्री में तो सारी गुड्स बन रही हैं, तो ये तो अपना मेन ग्रॉस प्रॉफिट को इम्पैक्ट करना चाहिए ना इस खर्चे को। तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा तो है नहीं वैसे तो, पर इसको कहीं तो क्लासीफाई करना ही है ना हमने। तो इसको या तो अलग हेड बना दीजिए, अगर अलग हेड बनाने की ऑप्शन नहीं है तो चुपचाप अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। तो मैं आपके समझाने के लिए आपको इसको अलग इसमें डाल के प्रेजेंट कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे में, ताकि अपना ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता लगे कि कितना आ रहा है। उसके बाद फीस एंड टैक्सेस हो गया, ये भी कोई मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स कोई खर्चा नहीं है। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन टर्म लोन्स, लीगल एक्सपेंसेस, मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देखिए 65,850, तो मशीनरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम यहाँ पे डाल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इसको 0.66 करके यहाँ पे इस खर्चे को प्रेजेंट कर देते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रोफेशनल। ये देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आ गई। रेट डिफरेंस, रिबेट एंड डिस्काउंट, ये रिबेट एंड डिस्काउंट अलाउड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीनरी की तो ऊपर आ गई है, बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, सैलरी है, देखिए, और स्टाफ एंड वर्कर वेलफेयर है टेलीफोन, ट्रैवलिंग, और कोई खर्चा हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो बाकी तो खर्चा कोई नजर नहीं आ रहा, तो अपना ये कंप्लीट, ये पोर्शन अपना कंप्लीट है। ये वाला पोर्शन अब अपना कंप्लीट है। हम सेल्स डाल चुके हैं, कोई ऑपरेटिंग इनकम हमारे पास थी नहीं, वो डाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग अपना रॉ मटेरियल का खर्चा डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें मिल रहे थे हम वो डाल चुके हैं, स्टॉक की फिगर्स डाल चुके हैं। अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट खर्चों पे जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं।
सबसे पहला खर्चा है पर्सोनल कॉस्ट का। अब आप ध्यान से देखिए पर्सोनल कॉस्ट कैसे क्लासिफाई करते हैं। पर्सोनल कॉस्ट मींस जो खर्चा इंप्लॉइज पे हुआ है। क्या अकाउंटिंग चार्जेस पर्सोनल कॉस्ट का खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं। एनुअल मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, चैरिटी डोनेशन, कमीशन, कोरियर, दिवाली एक्सपेंसेस, डिबेटेबल है। दिवाली एक्सपेंसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ये दिवाली एक्सपेंसेस वो भी हो सकते हैं कि जो आपने अपने कस्टमर्स को गिफ्ट्स दिए हैं, क्या पता वो ज्यादा पोर्शन हो, या हो सकता है कि दिवाली पे आपने अपने एम्प्लॉयज को जो दिया है वो उसमें इंक्लूडेड हो, या बोथ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। राइट, बोथ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आप इसको क्या मानेंगे? अब दिवाली एक्सपेंसेस को क्या माने कि हम ये बोल रहे हैं कि ये इंप्लॉइज के साथ रिलेटेड कॉस्ट है, या मैंने अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए कॉस्ट की है, यानी कि काइंड ऑफ सेलिंग एक्सपेंस है। आपको क्या ठीक लगता है आप उसके हिसाब से इसको डालिए। देखिए दिवाली एक्सपेंस को मैं जो प्रेफर करता हूं, मैं इसको सेलिंग एक्सपेंस प्रेफर करता हूं, क्योंकि इंप्लॉइज को भी मैं देता हूं खुश करने के लिए। इंप्लॉइज से ज्यादा मैं क्लाइंट्स को खुश रखने की कोशिश करता हूं, तो क्लाइंट्स को देता हूं गिफ्ट्स वगैरह, दिवाली पे मिठाइयां बेचता हूं ताकि वो खुश रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। तो दिवाली एक्सपेंसेस इंप्लॉई कॉस्ट की जगह अगर आप उसको सेलिंग एक्सपेंस में डाल देंगे तो बेटर है। इंप्लॉइज कॉस्ट में भी डाल देंगे, पर्सोनल कॉस्ट में भी डाल देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई आपके पास लॉजिक है। आप बोल सकते हैं कि इंप्लॉइज को गिफ्ट दिए हैं, इंप्लॉइज को बोनस दिया है, उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। डिबेटेबल है, आपको जहां ठीक लगता है वहां पे डाल दीजिए। ईपीएफ एंड ईएसआई, ये पर्सोनल कॉस्ट है, बिल्कुल है। ईएसआई मतलब स्टेट इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी इंप्लॉयज का साथ रिलेटेड खर्चा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, और कौन सा खर्चा आपको नजर आ रहा है? फ्रेट आ गया, इंश्योरेंस आ गया, लीगल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रोफेशनल चार्जेस। प्रोफेशनल चार्जेस तो इंप्लॉय के साथ रिलेटेड तो नहीं हो सकता, ये कोई प्रोफेशनल सर्विस किसी की हायर करी होगी फॉर वन, मतलब फॉर पर्टिकुलर यूज, उसके लिए हो जाते हैं। सैलरी का खर्चा आ गया, ये भी इंप्लॉय के साथ रिलेटेड आ गया, और कोई बोनस का खर्चा नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। स्टाफ एंड वेलफेयर आ गया, ये भी इंप्लॉयज के साथ रिलेटेड खर्चा है, उनके चाय पानी का खर्चा हो गया इसके अंदर नॉर्मली। तो ये चार खर्चे अपने को जो मोटा मोटा नजर आ रहे हैं, ये पर्सोनल कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। तो चलिए इसको पंच करते हैं। पहले आ गया अपना 4.19, 4.19, फिर आ गया 0.35, 0.35, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं 29.18, 29.18, फिर चलते हैं 0.51, 0.51, राइट। तो इंप्लॉइज के खर्चे रिलेटेड हमने डाल दिए। सीएमए डाटा बनाते टाइम सबसे पहले आप अपने हेड वाइज चलिए, जो जो हेड्स आपको दिख रहे हैं ना फिल करने वाले, पहले उनको फिल कीजिए, बाकी चीजों के बारे में बाद में सोचेंगे, तभी आपका काम आसान होगा। सेकंड हेड है हमारा कमीशन एक्सपेंस। क्या कोई कमीशन के साथ रिलेटेड आपको खर्चा नजर आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, मैंने पढ़ा भी था यहाँ पे कमीशन के साथ रिलेटेड एक खर्चा। तो कहाँ पे था वो? ये रहा 58.37 का खर्चा कमीशन के साथ रिलेटेड यहाँ पे है, और कोई कमीशन के साथ रिलेटेड खर्चा यहाँ पे नहीं है। आप क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि ये 58 लाख रुपीस का कमीशन किसको दे दिया आपने, इतना क्या खर्चा हो रहा है आपका कमीशन के ऊपर, ठीक है जी, ये पूछ सकते हैं आप। उसके बाद हमारा हेड है अदर सेलिंग एक्सपेंस। और कोई सेल्स के साथ रिलेटेड खर्चे और कोई नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, चलिए उनको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये आपका सेलिंग का खर्चा है, सॉरी यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट सेलिंग का खर्चा है। एनुअल मेंटेनेंस, ऑडिट फीस, एक सेलिंग का खर्चा नहीं है। चैरिटी डोनेशन, कार एक्सपेंस, कमीशन भी एक तरह से सेलिंग का खर्चा ही होता है, बट इसका अलग हेड था तो हमने इसको डाल दिया। दिवाली एक्सपेंस मैंने आपको बोला था कि हम इसको सेलिंग एक्सपेंस मानेंगे। फीस, टैक्सेस, फ्रेट ऑन गुड्स, फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट देखिए वैसे तो ये सेलिंग खर्चा ही होता है क्योंकि कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए आपने यूज किया है, बट हमारे सीएमए डाटा में फ्रेट का अलग हेड मैंने बनाया हुआ है, तो इस वजह से आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ये हेड ना होता तो आपका ये सेलिंग का खर्चा ही था, फ्रेट वाला भी। इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स, ये भी सेलिंग का खर्चा नहीं है। मोबाइल फोन एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रोफेशनल रिबेट एंड डिस्काउंट। देखिए रिबेट एंड डिस्काउंट आप किसको देते हैं? अपने कस्टमर्स को देते हैं, ताकि वो रिबेट एंड डिस्काउंट होता है कि भाई आप माल आप ज्यादा लॉट में ले लीजिए, कैश पेमेंट कर लीजिए, तो उसके लिए रिबेट एंड डिस्काउंट देते हैं। तो ये भी तो आपका सेल्स पिच करने का तरीका है कि भाई आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऐसे खरीदोगे तो। उसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये भी आपका सेलिंग का खर्चा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, शॉर्ट स्टाफ वेलफेयर, टेलीफोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
अब जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, आप अपने कस्टमर्स के पास टूर पे जाते हैं, कलेक्शंस करने जाते हैं और उसको सैंपल्स दिखाने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, अलग अलग प्रेमिसेस में जाते हैं, तो नॉर्मली इसको भी सेल्स का खर्चा हम लोग मान सकते हैं अपना, सेल्स का खर्चा इसको भी मान सकते हैं। वेबसाइट एक्सपेंसेस, आपने अपनी वेबसाइट मेंटेन करी हुई है, वेबसाइट क्यों मेंटेन करते हैं आप लोग? ताकि कस्टमर्स आए वहां पे ऑर्डर प्लेस करें, अपनी कंपनी के बारे में जाने, तो ये भी तो एक तरह की सेल्स पिच ही है ना। तो वेबसाइट एक्सपेंसेस भी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस ही हो गए। तो हमने क्लासिफाई कर लिए सेलिंग एक्सपेंसेस, तो चलिए इसको पंच करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा आ गया अपना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। वो कितना है हमारा, 8.66, 8.66। उसके बाद आ गया नीचे दिवाली एक्सपेंसेस 1.06, 1.06। उसके बाद हम नीचे आ गए, नीचे आ गए रिबेट एंड डिस्काउंट 24.19, 24.19। आप ये कस्टमर से पूछ सकते हैं कि सर इतना डिस्काउंट किसको दे दिया आपने, आपका माल कोई खरीद नहीं रहा क्या कि आपको इतना डिस्काउंट देना पड़ रहा है। सेल्स प्रमोशन 2.55। उसके बाद अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12.55। देयर आफ्टर वेबसाइट एक्सपेंसेस 2.02, 2.0। ये आपके सेलिंग के खर्चे कंप्लीट हो गए। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर एंड डायरेक्टर कहीं पे भी यहाँ पे दिया नहीं हुआ, कहीं पे भी यहाँ पे क्लासिफाइड नहीं है, तो हम उसको नहीं डालेंगे अपने पास। उसके बाद ऑडिटर रेम्यूनरेशन, देखिए ऑडिट फीस यहाँ पे बताई हुई है 30,000 रुपये, तो ऑडिटर की फीस यहाँ पे 0.30 करके डाल देते हैं। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड का मैंने आपको दिखाया था खर्चा, फ्रेट वाला खर्चा ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, फ्रेट आउटवर्ड वाला खर्चा। तो फ्रेट आउटवर्ड वाला खर्चा कितना है, 1.57, 1.57। जहाँ पे नहीं समझ आ रहा है एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिपीट देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समझ के करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस देखिए कहाँ पे हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस एनुअल मेंटेनेंस, बैंक चार्जेस, चार्ज ड्यूरेशन, कमीशन, कोरियर, दिवाली, फ्रेट, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, लीगल, मोबाइल फोन, मशीनरी, रेट डिफरेंस, डिस्काउंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो पैकिंग का कोई अलग से खर्चा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा अपने को, पैकिंग का खर्चा यहाँ पे अलग नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं डालेंगे। डेप्रिसिएशन मैंने अज्यूम किया था आपके सामने, आप इसको यहाँ पे भी अज्यूम करके डाल सकते हैं, तब भी कोई मैटर नहीं करेगा, जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है वो डाल दीजिए। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस डाल देते हैं, देखती है ढूंढना पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट तो मैंने ऊपर डाल दिया था, उसको तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। अकाउंटिंग, एडवर्टीजमेंट, एनुअल मेंटेनेंस। वैसे तो एनुअल मेंटेनेंस भी आपका एक फिक्स खर्चा होता है काइंड ऑफ, तो पर चलो छोड़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, कार एक्सपेंसेस, कमीशन, कोरियर, दिवाली, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर, फैक्ट्री, ये फीस एंड टैक्सेस 1.63, 1.63। फ्रेट, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रेट डिफरेंस, रेट डिफरेंस डाल सकते हैं यहाँ पे 0.95। ऐसा तो नहीं, रेट डिफरेंस रहने दीजिए, ये तो अलग तरह का हेड है। डालना है तो वैसे रेट डिफरेंस को आप उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस में कवर कर दीजिए। स्कूटर एक्सपेंसेस, स्टाफ एंड वेलफेयर, और कोई रेंटर इसके साथ रिलेटेड खर्चा नजर अपने को नहीं आ रहा। ये जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके बैलेंसिंग फिगर होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा होता है, नेट प्रॉफिट आप इसके अंदर एडजस्ट कर दीजिए। नेट प्रॉफिट कौन सा उठाना होता है आपको, देखिए इसमें एक ना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स भी डली हुई है 7.12 की। देखिए जो इनकम टैक्स की प्रोविजन है, इनकम टैक्स की प्रोविजन हम अलग से डालेंगे, इनकम टैक्स की प्रोविजन हम इसकी वाली नहीं डालेंगे, हम अलग से डालेंगे, हम इसको अपना अलग से ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम ये 34.75 का नेट प्रॉफिट तो माइनस कर ही देते हैं, साथ में ये 17.12 की इनकम टैक्स की प्रोविजन भी लेस कर देते हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो है आपके ये आफ्टर टैक्सेस हैं काइंड ऑफ। 17.12 की प्रोविजन डालने के बाद ये आफ्टर टैक्सेस आ रहे हैं ना, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन तो कर दिया आपने। तो हमने नेट प्रॉफिट अभी कौन से निकालने होते हैं, बिफोर टैक्सेस, तो हमने ये टैक्स की अमाउंट को भी इसमें से माइनस कर दिया, ताकि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बच के आए वो 4.75 प्लस 17.12 हो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 52 लाख रुपीस के करीब, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को बाद में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ये बाइफिकेशन हमने कंप्लीट कर दी। उसके बाद हम आते हैं नीचे फाइनेंसिंग चार्जेस पे। देखिए फाइनेंसिंग चार्जेस ध्यान से देखिएगा,
फाइनेंसिंग चार्जेस पे आ जाइए। बैंक चार्जेस जो बैंक के खर्चे पड़ रहे होते हैं, कोई चेक बाउंसिंग चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, तो 10.23 बैंक चार्जेस को मैं डाल देते हैं। 10.23 बाइफर्केशन है ही है मेरे पास। इंटरेस्ट टू पार्टनर एंड डायरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखा रखा, वैसे तो ये कंपनी का केस है, वो आप उसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बैंक इंटरेस्ट 93.26, बैंक इंटरेस्ट कार। अब कार वाला लोन कौन सा होता है? कार का लोन ईएमआई वाला होता है ना, तो उसको ईएमआई वाले लोन पे डाल दीजिए, कार वाले को 1.42। अगर ये इस तरह से बाइफर्केट करके ना दिया हो कि कार का क्या है, तो आप चुपचाप वर्किंग कैपिटल लिमिट में उठा के डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैंक इंटरेस्ट पता नहीं लग रहा कि कौन सा है, अनसिक्योर्ड का है, टर्म लोन का है, कुछ नहीं पता लग रहा, तो इसको इसमें डाल दीजिए 93.26। अगेन आपको अपनी जजमेंट लगानी है, ठीक है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल लिमिट में डाल दिया, पर आपको पता है कि आपके क्लाइंट के केस में कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट ही नहीं चल रही, सारे टर्म लोन्स ही चल रहे हैं, आपको पता है, बैलेंस शीट में आपने देखा है, सिबिल में आपने देखा है, फिर तो आप इसको वर्किंग कैपिटल लिमिट में क्यों डालेंगे? फिर तो आप इसको टर्म लोन्स में डालेंगे ना। तो थोड़ा बहुत लॉजिक्स आपको अपने लगाते रहने हैं, अपना दिमाग लगाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद फाइनेंसिंग खर्चे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स कोई फाइनेंसिंग का खर्चा है? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंसिंग का खर्चा तो वो होता है कि जो आपने मार्केट से पैसा उठाया है उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट दिया है। ये तो भाई आपने इनकम टैक्स लेट जमा कराया तो हम क्या करें, टीडीएस लेट जमा कराया तो क्या करें। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन्स, टीएल मतलब टर्म लोन्स, देखिए ये डाल देंगे यहाँ पे, कहाँ पे, टर्म लोन्स में। ये अलग बाइफर्केशन अवेलेबल है तो हम इसका फायदा उठा लेते हैं। 14.61 नहीं होती तो इसको वर्किंग कैपिटल में डाल देते। उसके अलावा हमें कोई भी खर्चा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा आपको नजर में आ रहा है यहाँ पे? राउंड डिफरेंस स्कूटर, शॉर्ट एंड एक्सेस रिकवरी। शॉर्ट एंड एक्सेस रिकवरी मतलब नॉर्मली बिजनेस में एडजस्टमेंट एंट्रीज होती रहती है, तो इसको कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉन ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा मुझे तो इसमें नजर नहीं आया, तो मैं इसको कहीं पे भी नहीं डाल रहा। तो आपका ये मोटा मोटा पंच हो गया। तो देखिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैंने बोला था ना 51-52 लाख रुपीस के करीब आएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इनकम टैक्स को जोड़ के, क्योंकि ये प्रोविजनल बैलेंस शीट है तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और कंपनी के केस में तो वैसे भी डला होता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम की एडजस्टमेंट हो गई। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आपका आ गया, जो क्या है आपका 34.75 प्लस 17.12 प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब इसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेस आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास एग्जैक्ट टैक्स की फिगर है एज पर आईटीआर, फिर आप एग्जैक्ट फिगर डाल दीजिए आईटीआर के हिसाब से। अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स बना रखी है उसने, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे हमारे इस केस में डाल रखी थी, और आईटीआर अभी फाइल्ड नहीं है, देखिए अगर तो आईटीआर फाइल्ड है फिर तो इसमें डालनी ही आईटीआर की फिगर है, फिर तो आप बाकी सब कुछ भूल जाइए, ठीक है। अगर आईटीआर फाइल्ड नहीं है फिर क्या ऑप्शन है, फिर आप क्या कीजिए, फिर आप या तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर है जैसे हमारे केस में थी तो 17.12 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये 34.75 आपका टैली हो जाएगा एंड में, ठीक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं है फिगर, फिर क्या करें, फिर आप क्लाइंट से पूछिए कि सर आपने एडवांस टैक्स कितना जमा करवाया है। मान लीजिए वो बोल देता है कि सर 15 लाख रुपए एडवांस टैक्स बनाया है, मेरे मुताबिक इतना की टैक्स बनेगा, तो फिर आप 15 लाख रुपए यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा, फिर आप उसके, ये जैसे 50 लाख का प्रॉफिट बना था तो नॉर्मली कंपनी 30% टैक्स देती है फॉर एग्जांपल, तो 50 लाख का 30% कितना हो गया, 15 लाख रुपए, तो यहाँ पे आप 15 लाख रुपए डाल दीजिए और अपना नोट डाल देना साथ में कि भाई मैंने ये अज्यूम किया है 30% के हिसाब से। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पास्ट डाटा की पंचिंग कैसे होती है। तो जिस हिसाब से मैंने ये पंचिंग की है उस हिसाब से आपको ये 3 साल यहाँ पे अपने आप बैलेंस शीट्स को देख देख के पंच करने हैं। जैसे ही आप इसको पंच कर लेंगे 3 साल को, तो आपको ये जो डाटा आपको गंदा सा लग रहा होगा अभी, ये आपको अच्छा लगना शुरू होएगा जब आपके सामने कंपैरिजन आ जाएगा कि इस साल जॉब वर्क चार्जेस कितने थे, अब कितने हैं, अब कितने हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग खर्चे तब कितने थे, अब कितने हैं, अब कितने हैं। तो ये कंपैरिजन आना शुरू हो जाएगा, जब ये कंपैरिजन आएगा तो फिर आप आगे प्रोजेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पंचिंग है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे वो अपने बैलेंस शीट की पंचिंग कैसे होती है, उसके क्या चीजें, उसमें क्या फंडा लगाते हैं, वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद कुछ कंसेप्ट्स कवर करके इसके सीएमए के, फिर हम प्रोजेक्शंस के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, तो हम आपको नेक्स्ट संडे मिलेंगे। थैंक यू।